हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 2 के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस। मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस मैं उनको बोल रहा हूँ, एक तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें डायरेक्टली पता लग जाता है कि ये करना है और उसके बाद खास कैलकुलेशन नहीं होती। तो वैसे क्वेश्चन हमने कंसेप्ट लेक्चर 1 में कर लिए हैं। तो ये जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे ये ऐसे होंगे कि इनके अंदर थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट इन्वॉल्व होएगा। ठीक है, कंसेप्ट की थोड़ी सी अच्छी अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व होएगी, लेकिन कैलकुलेशन इतनी खास नहीं होएगी। उनको मैंने इस कैटेगरी में रखा है। ठीक है, जिन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होगी उनको मैंने टाइम टेकिंग डीआई के अंडर में रखा है, जो आपको कंसेप्ट लेक्चर 3 में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह आपने क्या करना है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, हमेशा डीआई में पहला स्टेप होता है डेटा को इंटरप्रेट करना, डेटा को इंटरप्रेट करना, डेटा को समझना। और सेकंड स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना। इन दोनों चीज़ों को डेफिनेटली आप समझोगे और उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस कैटेगरी का है। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है, या कोई छोटा मोटा कंसेप्ट इन्वॉल्व है, या अगर आपने ये अच्छे से समझा है तो ये भी पता लग जाएगा, या कि क्वेश्चन एक्चुअल में कैलकुलेटिव है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक बार ये डेटा पढ़ लो जरा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 7 स्टूडेंट्स इन 6 सब्जेक्ट्स। तो भाई 7 स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि यहाँ पर मीरा, सुबोध, कुणाल, ये सारे। इनका क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मतलब एग्जैक्ट मार्क्स नहीं दे रखे, परसेंटेज दे रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट दे रखे हैं और उसके नीचे मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं। इंग्लिश में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 60 हैं। हिस्ट्री में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 40 है, मतलब हिस्ट्री का जो पेपर था वो 40 नंबर का था। कंप्यूटर का जो पेपर था वो 130 नंबर का था। और नीचे दे रखे हैं परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यानी कि मीरा ने इंग्लिश में 100% मार्क्स लिए, सुबोध ने इंग्लिश में 80% मार्क्स लिए, सोनी ने कंप्यूटर में 65% मार्क्स लिए। तो ये किस चीज़ के परसेंटेज लिए, ये यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं ना। इंग्लिश में 60 नंबर का पेपर था, तो मीरा ने 100% नंबर लिए, यानी कि मीरा ने 60 नंबर लिए। तो ये जो नीचे चीज़ गिवन है ये एक्चुअल मार्क्स नहीं है, ये परसेंटेज है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो मीरा ने 80 नंबर नहीं लिए हैं, उसने 80% नंबर लिए हैं। किस चीज़ का 80%, 40 का 80%। हिस्ट्री में मैक्सिमम मार्क्स 40 थे और उसका 80%, यानी कि 80 इंटू 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो 8 चौके 32। यहाँ पर 13 पंजे 65, कंप्यूटर में 65 मार्क्स आए मीरा के। तो आपको ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, मतलब आपको समझ में आ गया ना। एटलीस्ट इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले कि गिवन क्या है। अब आपको पता है कि क्या गिवन है, नीचे परसेंटेज गिवन है, ऊपर मैक्सिमम मार्क्स गिवन है, स्टूडेंट्स गिवन है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वट आर द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मीरा इन ऑल द सब्जेक्ट्स। सारे सब्जेक्ट्स में मीरा ने टोटल कितने नंबर ऑब्टेन किए। तो देखो, मीरा ने इंग्लिश में कितने परसेंट मार्क्स लिए, 100% मार्क्स लिए। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट मार्क्स की, कि एक्चुअल में कुल कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो टोटल 60 नंबर की इंग्लिश थी, 60 का 100% कितना हो जाएगा जी, 60। 40 का 80%, इन दोनों को गुणा कर दो बस। इन दोनों को गुणा करोगे और नीचे 100 रखोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट ही जाएंगी, तो 8 चौके 32, डायरेक्टली 8 और 4 को गुणा कर दो। इतनी अंडरस्टैंडिंग अब तक आप में आ गई होगी। यहाँ पर 13 पंजे 65, 15 निम्मे 135, परसेंटेज में निकाल रहा हूँ, 120 का 90%, 12 निम्मे 108, और 80 का 60%, 8 छिके 48। ठीक है, अब इन सबको जोड़ देते हैं, मीरा के टोटल मार्क्स आ जाएंगे, कोई खास बात नहीं है। तो भाई 60 और 135 ये मेरे को दिख रहे हैं, यहाँ पर ये हो गए जी 200। ठीक है, 32, बिकॉज 32 के एंड में 2 है, 48 के एंड में 8 है, इसलिए मैं इनको जोड़ रहा हूँ। या फिर आप 32 और 108 को किसी को भी जोड़ लो, है कैसे भी जोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। तो 108 और 32 ये हो जाएंगे जी अपने 140, और 60 और 140, 200, 200 और 200 400, 400 और 48, 448, टोटल 448 मार्क्स हैं मीरा के सारे सब्जेक्ट्स में मिला के। कैसे भी जोड़ लो, वो आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से जोड़ना। वट आर द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई दीज 7 स्टूडेंट्स इन हिस्ट्री, कि हिस्ट्री में ऑन एन एवरेज इन लोगों ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। देखो, सारे लोगों ने एवरेज कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। तो हिस्ट्री में मीरा ने कितने मार्क्स लिए, 80%। 80% किस चीज़ का, 80% ऑफ 40।
40 का 80%। सुबोध ने कितने नंबर लिए? 70%। 70% किसका? 40 का, बिकॉज हिस्ट्री में मैक्सिमम मार्क्स 40 थे। तो देखो भाई, ये जितनी भी परसेंटेज हैं यहाँ पर, बिकॉज मार्क्स परसेंटेज में गिवन है, ये जितनी भी परसेंटेज हैं ये सेम वैल्यू की परसेंटेज है, सारी 40 की परसेंटेज है। तो इनको आप जोड़ सकते हो, इनको आप ऐसे जोड़ सकते हो। आपको हर एक का अलग से इंडिविजुअली निकालने की जरूरत नहीं है कि भाई 40 का 80% निकालोगे, 40 का 70% निकालोगे, नहीं। आप इन सारे को जोड़ सकते हो और नेट परसेंटेज निकाल सकते हो, क्योंकि सेम चीज़ की परसेंटेज है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि 5 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ इज इक्वल टू 15 रुपीज़, या फिर $5 प्लस $10 इज इक्वल टू $15, और 5 रुपीज़ प्लस $10 को आप जोड़ नहीं सकते। 5 रुपीज़ और $10 को कैसे जोड़ोगे? ऐसे थोड़ी बोल दोगे कि $15 हो गए या 15 रुपये हो गए। जब हमारी करेंसी का बेस सेम है, यानी कि करेंसी दोनों रुपए में है, 5 रुपये और 10 रुपये, तो हम जोड़ पाए। जब हमारी करेंसी का बेस सेम है, दोनों डॉलर में है, तो भी हम जोड़ पाए। जब करेंसी का बेस अलग अलग हो गया, एक चीज़ रुपये में हो गई, एक डॉलर में, तो आप नहीं जोड़ सकते, कन्वर्ट करना पड़ेगा एक दूसरे में। इसी तरह से यहाँ पर जो परसेंटेज का बेस था, हर एक परसेंटेज 40 की थी, तो उस केस में हम जोड़ पाए। कभी कभी क्या होता है कि परसेंटेज का बेस अलग होता है, तो वहां पर आप जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, 8 और 7 15 और 7 22 और 6 28 और 9 37 और 6 43 और 8 51, 510। तो 510% हो गया। 510% किसका? 40 का। और हमने क्या निकालना है? हमने निकालनी है मेरे भाई एवरेज। ठीक है, एवरेज निकालनी है ना। व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड? तो देखो, 40 का 10% होएगा 4, तो 510% हो जाएगा 51 इंटू 4, या फिर 51 इंटू 4। ये देखो, आप ऐसे समझ पा रहे होंगे, अदरवाइज ऐसे निकालते हैं ना। 510% कैसे निकालोगे? 510/100 इंटू 40। ठीक है, बात सेम है, आप कैसे भी समझ जाओ। तो ये टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड हो गए, और हमने निकालनी है एवरेज, तो डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 204/7, यानी कि 7 दूनी 14, 7 ने में 63, 29 1/7, और 1/7 होता है 14.8, यानी कि 29.1428। तो मीन्स आंसर इज ऑप्शन डी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गोट 60% और मोर मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स? तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या पूछा है कि कितने स्टूडेंट्स के 60% या ज़्यादा, 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं हर एक सब्जेक्ट में। हर एक सब्जेक्ट के अंदर इतने आने होने चाहिए। तो जैसे मीरा का एग्जाम्पल ले लो, मीरा के इंग्लिश में 100% आए, हिस्ट्री में 80% आए, कंप्यूटर में 50% आए, तो इसके तो 60% आए नहीं ना हर एक में। कंप्यूटर के अंदर तो बेचारी रह गई। क्लियर है? तो ऐसे ही हमने देखना है कि कितने स्टूडेंट्स के हर एक सब्जेक्ट में 60 या उससे ऊपर आ गए। तो यहाँ पर नज़र मारो जरा सुबोध के मार्क्स के ऊपर, ये यहाँ पर रह गया। अगर कोई भी बंदा एक सब्जेक्ट में रह गया तो वो तो क्वालिफाई करेगा नहीं। कुणाल को देखते हैं। देखो, कुणाल भाई हर एक सब्जेक्ट में 60 या उससे ऊपर लेकर आया है, तो कुणाल वो बंदा है जिसकी हमें तलाश है। और ऐसे ऐसे कितने बंदे हैं ये हमने बताना है। अब सोनी को देखते हैं। सोनी, ये देखो भाई, सोनी भी ऐसा बंदा है। रीचू सबसे पहले सब्जेक्ट में ही रह गई है। देन इरेने, ये भी रह गया है। और देन विजय, ये भी रह गया है। तो टोटल कुल मिलाकर 2 ऐसे बंदे हैं जो हर सब्जेक्ट में 60 या उससे ऊपर नंबर लाए हैं। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ कुणाल? ये कुणाल की ओवरऑल परसेंटेज कितनी है? तो देखो, कुणाल के इंग्लिश में कितने मार्क्स आए? कुणाल के इंग्लिश में आए हैं जी 90% मार्क्स। 90% किसका? 90% 60 का। कुणाल के 70% मार्क्स आए हैं हिस्ट्री में। 70% किसका? 40 का। और 60% मार्क्स आए हैं कंप्यूटर में। 60% किसका? 130 का। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो ये जो परसेंटेज है इसका अलग अलग बेस है। 90% 60 का, 70% 40 का। तो कभी कभी स्टूडेंट को लगता है कि मैं इस सारी परसेंटेज को जोड़कर उसकी एवरेज निकाल दूं, 70 70 90 इन सब को जोड़कर 1 2 3 4 5 6, और उसको 6 से डिवाइड कर दूं इनका सम निकाल के। लेकिन वो गलत है, आप इनको डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, क्योंकि 70% 40 का, 90% 60 का, ये कोई सेंस नहीं बना रहा ना। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि $5 और 10 रुपये, इनको आप नहीं जोड़ सकते हो, बिकॉज करेंसी का बेस अलग अलग है, परसेंटेज का बेस यहाँ पर अलग है। तो जब आप स्कूल में होते थे तो आप अपने टोटल मार्क्स कैसे निकालते थे?
और एक और बात बता दूं कि इस क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली ये वैल्यूज ऐसी डिजाइंड है कि जब आप कुणाल के सारे परसेंटेज को जोड़कर उसकी एवरेज निकालोगे तो ठीक आंसर आ रहा है, तो ठीक आ रहा है, वो गलती से तुक्का लगा है इस सेट के अंदर। अगर सुबोध के निकालोगे तो फिर ठीक नहीं आएगा। तो इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहना कि हम डायरेक्टली परसेंटेज को जोड़ सकते हैं। लॉजिक मैंने बता दिया कि अलग अलग वैल्यू के परसेंटेज है। तो जब हम स्कूल में मार्क्स निकालते हैं या आप अपने स्कूल या कॉलेज में मार्क्स निकाल रहे थे तो कैसे निकाल रहे थे कि ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल कितने मार्क्स मैंने लिए, और टोटल मार्क्स मतलब कुल कितने मार्क्स के एग्जाम थे उसमें से मैंने कितने हासिल लिए, ये निकालते थे। तो वही चीज यहां पर करना पड़ेगा कि भाई कुणाल ने टोटल कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। तो कुणाल ने इंग्लिश में 60 का 90%, तो 60 का 90% हो जाएगा 9 छिके 54। ठीक है जी, अब इन सबको हम जोड़ेंगे। देन 40 का 70%, 7 चौके 28, 130 का 60%, 13 छिके 78, देन 15 निम्मे 135, देन 12 साते 84, देन 8 साते 56। इन सबको अब हम जोड़ देते हैं भाई। तो 5 और 2 7 और 7 14, 14 और 13 27, 27 और 8 35 और 5 40, तो 400। देन 4 और 8 12 और 8 20 और 5 25 और 10 35, तो टोटल 435 मार्क्स लिए हैं कुणाल ने। और टोटल कितने मार्क्स के हैं ये एग्जाम, तो भाई टोटल कितने मार्क्स के हैं वो भी अभी देख लेते हैं। देखो 120 और 80 200, तो ये हो गया। देन 60 और 40 100, ये हो गया। तो 200 और 100 300, 300 और 1 400, 400 और 1 500, 500 के बाद 30 और 50 80, 580 हो गया। तो टोटल मार्क्स जो है वो 580 हैं हर एक एग्जाम के। आप कैसे भी जोड़ सकते हो, जैसे मैं जोड़ रहा हूँ वैसे भी, या कैसे भी जोड़ सकते हो। तो टोटल 580 में से उसने 435 मार्क्स लिए। तो अब हमें देखना है कि भाई कितने परसेंट मार्क्स लिए। तो एक बार मैं 5 से कैंसिल आउट कर दूँ, 5 8 40, 5 7 35, 5 दूनी 10, देन 29 दिए 87 और 29 दूनी 58। ये मेरे को 29 30 87, वैसे मेरे को याद है 30 30 90 होता है, उससे 30 कम है। अदरवाइज 58 को देखकर मेरे को ध्यान आया कि भाई 29 से काटना है। ठीक है, फिर 87 भी याद आ गया। तो ये हो गया अपना 3/4। और 3/4 का क्या मतलब है, अगर इंटू 100 करोगे तो पता लग जाएगा कि 75% मार्क्स कुणाल ने प्राप्त किए हैं, ऑब्टेन किए हैं। तो आंसर इज ऑप्शन सी। इन विच सब्जेक्ट इज द ओवरऑल परसेंटेज दी बेस्ट, कौन से सब्जेक्ट में ओवरऑल परसेंटेज है वो बेस्ट है। इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से सुनो कि भाई इंग्लिश के अंदर मीरा के इतने परसेंट आए, सुबोध के इतने, कुणाल के इतने, ऐसे ये सारी परसेंटेज आई। हिस्ट्री के अंदर ये सारी परसेंटेज है। तो कौन से सब्जेक्ट में जो परसेंटेज है वो बेस्ट है। कंप्यूटर में ये सारी परसेंटेजेस हैं, हमें इन सबको जोड़ना पड़ेगा कि भाई कौन से सब्जेक्ट में जो परसेंटेज है वो बेस्ट है। लेकिन मैंने क्या बताया था, जब इस तरह का डाटा आए तो जनरली मैक्सिमम चांसेस होंगे कि भाई हमें जोड़ना नहीं पड़ेगा। एक आधी केसेस में क्या होता है, थोड़ी मोटी कन्फ्यूजन होती है, उसे दूर कर लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं, एक बार मोटी मोटी नज़र मारनी ज़रूरी है। तो भाई इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में 100 80 90 60 50 40, देख लो 80 70 70 60 90। ठीक है, यहाँ पर देखो 80 70 70 90 80, थोड़ी थोड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं। देन 50 80 60 65, यार छोटी छोटी वैल्यू है, 60 65 62 64 35। देखो कहाँ जीतेगा, 60 65 62 64 35। देन 90 100 90 अच्छा 90 100 90 80 80 70 और सबसे छोटी 65। देख रहे हो मैथ में कितनी खतरनाक परफॉर्मेंस है। 90 80 70 80 85 65 50 60 40 70 80 95। तो देखो यहाँ पर सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस मैथ्स के अंदर दिख रही है। देखो अगर मैं इस 100 में से 10 लेकर इसे दे दूं, मैं इनको ऐसे ही करता हूँ, इनको ऐसे ही एक दूसरे से कंपेयर करता हूँ कि 100 में से 10 छीन के इस 80 को दे दूं, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो 4 90 हो गए, एक 80 हो गया, 70 और 65। तो क्या किसी के अंदर भी 4 90 रखने की है वही औकात। तो मान लो यहां से इसको 10 दे दें तो 3 90 हो गए, उसके बाद 4 90, और उसके बाद भी 4 90 के बाद भी 80 70 और 65, 4 90 के बावजूद 80 70 और 65। समझ रहे हो। तो यहां पर देखो 50 40 60 कितनी छोटी छोटी वैल्यूज हैं। यहां पर भाई 60, यहां पर भी 4 90 की औकात नहीं है, 80 70 70 90 60 80 मैं देख पा रहा हूं यहां पर।
अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो उस केस में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सीधा सीधा देख पा रहा हूँ कि मैथ्स में सबसे ज़्यादा परसेंटेज आई है। जैसे अपने कंसेप्ट लेक्चर के 1 के अंदर मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड, उसके अंदर डाउट हो रहा था, अच्छे से नहीं देख पा रहा था, तो वहाँ पर हमने ऐड करके पता किया था। तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से ऐसे ऑब्जर्व करते हो तो हमें पता लग जाता है कि ऑप्शन ए मैथ्स, डायरेक्टली यही चीज़ देख के पता लग जाता है कि भाई 90, 100, 90, 80, 80 टोटल इतने सारे सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट्स इतने बढ़िया स्कोर, 5 स्टूडेंट्स ने इतने बढ़िया स्कोर किए हैं मार्क्स। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार डेटा पढ़ लो जरा। रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट्स टू इंपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ मनी इन रुपीज ऑफ 2 कंपनीज ओवर द ईयर्स। क्या गिवन है? रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट्स टू इंपोर्ट्स, 2 कंपनियों के निर्यात और आयात का अनुपात। निर्यात मतलब कि, एक्सपोर्ट मतलब कि जो सामान बाहर भेजा गया है, इंपोर्ट मतलब कि कितने रुपए का सामान देश के अंदर मंगाया गया है। तो भाई एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट, अगर मान लो किसी कंपनी का एक्सपोर्ट 500 करोड़ रुपए का है और इंपोर्ट 400 करोड़ रुपए का है, तो एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट का रेशियो क्या हो जाएगा? 5/4 यानी कि 1.25। तो ये जो रेशियो है अलग अलग सालों का ओवर द ईयर्स, इसको यहाँ पर ऐसे प्लॉट किया गया है। ठीक है, जैसे कि अगर आप इसे पढ़ोगे यहाँ पर, तो 1998 में कंपनी बी का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये रेशियो क्या है? ये है 0.75 मतलब कि 3/4, 75/100 कि एक्सपोर्ट अगर 3 लाख के थे तो इंपोर्ट 4 लाख के थे। एक्सपोर्ट 3 लाख के होने जरूरी नहीं है, एक्सपोर्ट 3 करोड़ के भी हो सकते हैं, लेकिन फिर इंपोर्ट 4 करोड़ के होंगे। तो हमें ये रेशियो मिल गया है एक्सपोर्ट बाय इंपोर्ट। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास डेटा क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ें जरा, लो तो फिर इन विच ईयर was the difference between import and export of company B the maximum? कि कौन से साल में कंपनी बी के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा था। और हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो। तो देखो कंपनी बी की बात कर रहे हैं ना, तो कंपनी बी का 1997 में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो क्या था? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो था 0.5 यानी कि 1:2। ये 97 की बात है। 98 में कंपनी बी का 98 में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो क्या था? 3:4। 99 की बात करते हैं, 99 में कंपनी बी का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो क्या था? 1:1। 2000 में कंपनी बी का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो क्या था? 1.25 यानी कि 5/4 अगर इसको फ्रैक्शन में लिखोगे तो। और यहां पर एग्जामिनर ने पूछा क्या है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर एग्जामिनर ने पूछा है डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, कि कितने रुपए के इंपोर्ट किए गए और कितने रुपए के एक्सपोर्ट किए गए, इनके बीच में जो डिफरेंस है, इनके बीच में जो अंतर है वो सबसे ज़्यादा। तो देखो अब एक बार इस क्वेश्चन को भूल जाइए, एक और अलग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि भाई A/B इसका रेशियो है 2:3 और फिर बोलूं कि C/D इसका रेशियो है, मान लेते हैं 9:4। अब मैं आपको ये बताऊं कि A और B में, आपसे मैं पूछूं कि A और B के बीच में ज़्यादा फर्क है या C और D के बीच में ज़्यादा फर्क है? ये बताओ जरा, A और B के बीच में ज़्यादा फर्क है या C और D के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है? तो हो सकता है आपको ये लगे कि C और B के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, लेकिन एक बात बताओ, मैंने आपको सिर्फ रेशियो बताए हैं। हो सकता है A की वैल्यू 200 हो और B की वैल्यू 300 हो, बताओ हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। और C की वैल्यू 90 हो और D की वैल्यू 40 हो, तो C और D के बीच में कितने का फर्क है? 50 का। और इन दोनों के बीच में कितने का फर्क है? 100 का। देखो A और B के बीच में तो फर्क दिख ही नहीं रहा था। और यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 200 मानना है। अगर मैं A की वैल्यू 2000 मान लूँ और B की वैल्यू 3000 मान लूँ, तो A और B के बीच में कितने का फर्क है? 1000 का फर्क है। तो कभी भी जब दो चीज़ों के बीच का रेशियो गिवन है, तो आप उन दोनों चीज़ों के बीच का डिफरेंस कैसे बता सकते हो? आप ये बता सकते हो कि भाई जो A है वो B से कितने % कम है, या जो B है वो A से कितने % ज़्यादा है, या A B का कितने % है, B A का कितने % है। परसेंटेज बता सकते हो, कितने गुणा है ये बता सकते हो। इनके बीच में एग्जैक्टली कितना डिफरेंस है वो नहीं बता सकते।
यहां पर तो मैंने 2000 बोला है, हो सकता है ए 2 करोड़ हो और बी 3 करोड़ हो, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 1 करोड़ का। और सी मान लो हो एक्चुअल में ही 9 हो सी, और डी एक्चुअल में 4 हो, तो इनके बीच में डिफरेंस हो गया सिर्फ 5 का। तो जब आपको दो चीजों के बीच में रेशियो पता है ना, दो चीजों का रेशियो पता है, उनका अनुपात पता है, तो उनके बीच का डिफरेंस आप नहीं बता सकते जब तक आपको कोई एक चीज उनमें से पता ना लग जाए। सिमिलरली यहां पर देखो 97 में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो क्या है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो 1:2। तो भाई एक्सपोर्ट क्या पता है 1 करोड़ के हों, इंपोर्ट 2 करोड़ के हों, और यहां पर एक्सपोर्ट 300 रुपए के हों और यहां पर इंपोर्ट 400 रुपए के हों, तो इन दोनों के बीच में 100 रुपए का फर्क, इन दोनों के बीच में 1 करोड़ का फर्क। अगर मैं ये भी बोल दूं यहां पर, ऐसे मान लेते हैं कि 2001 में यहां पर ये ऐसे मान लेते हैं ऐसे, तो 2001 के अंदर यहां पर ये क्या हो गया? 2/1 हो गया। जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो नहीं दिखेगा यहां पर, ये मान लेते हैं, ये अब दिखेगा जो आपको मैं फील कराना चाह रहा था। हाँ, अब 2001 में जो रेशियो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वो क्या हो जाएगा? 225/100, यानी कि 9/4। अब आपको 9 और 4 के बीच में 5 का गैप दिखेगा। अगर ये लाइन ग्राफ ऐसा भी होता ना जैसे मैंने अब बनाया है, फिर भी आप नहीं बोल सकते कि यहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में रेशियो ज्यादा है। मैंने थोड़ी देर पहले प्रूव किया ना नीचे एग्जांपल लेके, क्या पता यहां पर 90 रुपए के एक्सपोर्ट हुए हो, यहां पर 40 रुपए के हुए हो, और यहां पर करोड़ों और लाखों के एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे हो। तो कुल मिलाकर जब दो चीजों का रेशियो मिल रहा है ऐसे, तो उनके बीच का एग्जैक्ट डिफरेंस यू कैन नॉट से। तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हमने क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया है, जस्ट मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा था। वैसे जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा कि अच्छा ये डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? वी कैन नॉट से, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं निकाला जा सकता कि कब अंतर सबसे ज्यादा था। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। देन for company B, in how many of the given years were export more than the import? कि कंपनी बी के लिए कितने सालों तक एक्सपोर्ट जो थे वो इंपोर्ट से ज़्यादा थे। तो देखो हमारे पास एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो है, जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर होंगे तो रेशियो हो जाएगा 1, और जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से बड़ा हो जाएगा तो रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो 1 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो न्यूमरेटर है, जो एक्सपोर्ट है, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो बड़ी है। और जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से छोटा हो जाएगा तो उस वक्त इनका रेशियो क्या हो जाएगा? उस वक्त इनका रेशियो छोटा हो जाएगा 1 से। तो जब भी एक्सपोर्ट बड़ा होगा, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो उस केस में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो 1 से बड़ा होगा। तो यहां पर सिर्फ ये देखो कि 1 से बड़ा रेशियो कितने सालों में हुआ है? 1 और 2 सालों तक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो 1 से बड़ा है, यानी कि उन दोनों सालों में जो एक्सपोर्ट थे वो इंपोर्ट से ज़्यादा थे। तो इन्होंने क्या पूछा है कि फॉर हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स, तो यहां पर अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। द इंपोर्ट्स ऑफ कंपनी ए इन 2000 वर ₹378। तो भाई कंपनी ए की बात हो रही है और 2000 सन की बात हो रही है। तो कंपनी ए यानी कि ब्लू वाली, और 2000 का क्या मतलब है कि ये वाला। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो कंपनी ए का 1:1 है, यानी कि 1 है, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर हैं। और इन्होंने क्या बताया है कि यहाँ पर इसके जो इंपोर्ट हैं ये 378 है, तो एक्सपोर्ट कितने होंगे? वो भी 378 होंगे। तो यहाँ पर कहीं पर भी गिवन नहीं है, और कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि हमने डिटरमाइन तो कर लिया, निकाल तो लिया हमने। कैन नॉट बी डिटरमाइन का मतलब है कि हम नहीं निकाल सकते ये। यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई। ठीक है। In which year is the difference in the ratio of companies the minimum? कौन से साल में कंपनियों के अनुपातों में, कंपनियों के रेशियोज में कम डिफरेंस है? तो यहां पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड मत बोलना, इसको उसके साथ कंफ्यूज मत करना। ठीक है, जो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया, बताता हूं इन दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है। देखो पिछले क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या पूछ रहा था? पिछले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, जो पिछले से पिछला क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा हूं। इसकी कैन नॉट बी डिटरमाइन जिसका आंसर आया था। ठीक है। तो उस क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो आपको बता दिया गया है। ठीक है। तो भाई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कब सबसे ज्यादा है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में डिफरेंस। और अब की बार एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? अब की बार एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई
कंपनी ए का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो रेशियो है, डिफरेंस इन द रेशियोज, कंपनी ए का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो है वो इस साल 2 था ना रेशियो। अगले साल क्या था? अगले साल 1.75 था। और उसी साल कंपनी बी का जो 97 में कंपनी बी का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो वो 0.5 था। ये तो क्लियर है ना कि उसका रेशियो 0.5 था। तो वो बोल रहा है ये जो दो रेशियोज की वैल्यूज है इनके बीच का डिफरेंस, इस साल रेशियो 2 था, इस साल रेशियो 0.5 था, तो दोनों रेशियो के बीच में 1.5 का फर्क है, ये तो हमें पता ही है, ग्राफ से दिख रहा है। तो अब वो ये बोल रहा है एग्जामिनर कि कौन से साल में जो ये दोनों कंपनीज के जो रेशियोज प्लॉट कर रखे हैं, कौन से साल में इन रेशियोज के बीच में डिफरेंस जो है वो मिनिमम था, यानी कि कौन से साल में ये सबसे करीब आ गए। तो वो दोनों साल सीधे सीधे दिख रहे हैं, देखो एक तो यहां पर सबसे करीब आए और एक यहां पर सबसे करीब आए, यहाँ पे दूर हैं, देखो सीधा सीधा पता लग रहा है। तो इन ईयर 2000 एंड इन ईयर 2002, इन दोनों सालों के अंदर दोनों कंपनियों के जो रेशियोज हैं उनमें कम से कम अंतर था। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इन 1998, 1998 में द एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी ए वाज डबल दैट ऑफ कंपनी बी। कंपनी ए का जो एक्सपोर्ट है वो कंपनी बी के एक्सपोर्ट से डबल था, ठीक है। इफ द इंपोर्ट ऑफ कंपनी ए ड्यूरिंग दैट ईयर वर 400 करोड़, what was approximately the import of company B during that year? तो भाई 1998 की बात हो रही है, ठीक है। कंपनी ए और कंपनी बी की बात हो रही है दोनों की, तो मैं दोनों एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है। कंपनी ए का एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट उस साल कितना रेशियो था? 1998 की बात हो रही है, तो कंपनी ए का था मेरे भाई 7/4, ठीक है। और कंपनी बी का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो उसी साल क्या था? वो था 3:4, ठीक है। अब एग्जामिनर ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग मैं एक्ट करूंगा। देखो तो एग्जामिनर ने क्या बताया है कि इन 1998 द एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी ए वाज डबल दैट ऑफ कंपनी बी, कि कंपनी बी का जो एक्सपोर्ट था उससे डबल था कंपनी ए का एक्सपोर्ट। तो यहां पर ये जो एक्सपोर्ट है उसका डबल होएगा कंपनी ए का एक्सपोर्ट, ठीक है। इस चीज को बस याद रखना, मैं एग्जाम में ऐसे लिखता नहीं, बस इसको याद रखना है, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, इतना मैटर नहीं करता। आगे पढ़ो। इफ द इंपोर्ट ऑफ कंपनी ए ड्यूरिंग दैट ईयर वाज ₹400 करोड़, कंपनी ए का जो इंपोर्ट था वो 400 करोड़ था। तो देखो इंपोर्ट 400 करोड़ था, अगर 4 के सामने 400 है तो 7 के सामने क्या होगा? 700 होएगा। रेशियो हमने मेंटेन करना है, यानी कि उस साल कंपनी ए का जो एक्सपोर्ट था वो 700 करोड़ था। और अगर आपको कंपनी ए का एक्सपोर्ट पता लग गया तो आपको कंपनी बी का एक्सपोर्ट भी पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ए का एक्सपोर्ट डबल है, तो कंपनी बी का एक्सपोर्ट हो जाएगा 350। और अब एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि कंपनी बी का इंपोर्ट क्या था, क्योंकि हमें कंपनी बी का एक्सपोर्ट पता है और हमें इन दोनों का रेशियो भी पता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। तो 3 के सामने 350 है तो 4 के सामने क्या आएगा ये हमने बताना है। तो सिंपल सी बात है, अगर 3 यूनिट के सामने 3 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है 350, तो एक को रिप्रेजेंट करेगा 350/3, तो 4 को रिप्रेजेंट करेगा 350/3 इंटू 4, यानी कि 350 का डबल 700, 700 का डबल 1400, 1400/3। और 1400 को मैं 3 से पता है कैसे डिवाइड करता हूँ मेंटली, इस चीज़ को मैं काफ़ी बार यूज़ करता हूँ। 1200 और 200 में इसको देखता हूँ, इसको मैं ऐसे तोड़ लेता हूँ कि एक ऐसी वैल्यू हो जो 3 से डिवाइड हो। तो 1200 को जब डिवाइड करूंगा तो 400 आएगा, और 200 को डिवाइड करूंगा तो मुझे याद ही है 66.66। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो, 100 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 33.33 आएगा, 200 को करोगे तो 66.66 आएगा, तो यानी कि 466.66। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा? 467, ऑप्शन बी, ठीक है। देन अगले क्वेश्चन का डाटा पढ़ लो एक बार कि गिवन क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन डिफरेंट फैकल्टीज इन द ईयर 2001 एंड 2002 फ्रॉम स्टेट एक्स। एक स्टेट एक्स है, उस स्टेट एक्स के अंदर अलग अलग फैकल्टीज में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 2001 में कितने पढ़ रहे हैं, 2002 में कितने पढ़ रहे हैं, ये गिवन है। कैसे गिवन है, एक बार डाटा को समझने की कोशिश करते हैं। देखो 2001 के अंदर जो टोटल स्टूडेंट थे वो 35,000 थे, और आर्ट्स के अंदर जो स्टूडेंट थे वो 12% थे। किस चीज़ का 12%? इस 35,000 का 12%। 2001 के अंदर कॉमर्स के अंदर जितने स्टूडेंट थे वो 35,000 का 22% थे। क्लियर है? तो आप निकाल सकते हो ना कि 2001 में कौन सी जगह पर कितने स्टूडेंट पढ़ रहे थे, इजीली 35,000 का उतने परसेंट निकालना है।
सिमिलरली 2002 की अगर हम बात करें तो 2002 में जो टोटल स्टूडेंट थे वो 40,000 थे, ठीक है। और आर्ट्स में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे थे? 40,000 का 11%। साइंस में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे थे? 40,000 का 22%। तो हम एग्जैक्टली निकाल सकते हैं कि कौन सी फैकल्टी के अंदर या कौन से संकाय में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे थे, कौन से डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे थे। क्लियर है? दो अलग अलग सालों की बात बताई है। अब हम आगे बढ़ते हैं इतनी अंडरस्टैंडिंग के बाद। What is the ratio between the number of students studying pharmacy in the year 2001 and 2002? कि 2001 में जो स्टूडेंट फार्मेसी पढ़ रहे थे और 2002 में जो स्टूडेंट फार्मेसी पढ़ रहे थे उनके बीच का हमने रेशियो बताना है, अनुपात बताना है। देखो हमने सिर्फ रेशियो बताना है, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने ज़रूरी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने ज़रूरी नहीं है। और 2001 और 2 का बताना है ना, तो देखो 2001 की बात करते हैं। 2001 में फार्मेसी कितने बंदे कर रहे थे? 6%। किस चीज़ का 6%? 35,000 का 6%। तो यहाँ पर आप 35,000 का 6% निकालोगे, है ना। और 2002 में कितने स्टूडेंट फार्मेसी कर रहे थे? यहाँ पर फार्मेसी कर रहे थे 40,000 का 9%। 40,000 का 9% कर रहे थे ना, तो यहाँ पर 40,000 का 9% निकालोगे। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ रेशियो निकालना है। तो देखो यहाँ पर सिर्फ 35 इंटू 6 कर लो। जब आप परसेंटेज निकालोगे तो 35,000 इंटू 6/100 इस टाइप से करोगे। यहाँ पर कैसे करोगे? 40,000 इंटू 9/100 इस टाइप से होता है ना। तो हम सिर्फ रेशियो निकाल रहे हैं, तो हम इतनी लेंदी क्यों करें अपनी कैलकुलेशन को? सिर्फ कंपेयर ही करना है ना। तो यहाँ पर 35 इंटू 6 कर लो और यहाँ पर 40 इंटू 9 कर लो। हमें सिर्फ रेशियो से मतलब है। तो देखो 5 7 35, 5 8 40, 9 8 72, तो 6 से 72 को काटोगे तो 12 आ जाएगा। तो रेशियो आ गया 7:12, मीन्स आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है? जब भी हमने कंपैरिजन करना होता है ऐसे एक्चुअल वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं होती। या फिर एक और तरीका मैं आपको बताऊं, देखो कि यहाँ पर ये जितनी भी परसेंटेज हैं वो किसकी गिवन है? 35,000 की। और यहाँ पर ये जितनी परसेंटेज गिवन है वो 40,000 की गिवन है। अगर इसी सेट के अंदर आगे से आपको कंपैरिजन के क्वेश्चन आए या आगे आपको ऐसे क्वेश्चन मिले कहीं पर भी जहाँ पर ऐसे इनको कंपेयर करना पड़े, तो देखो ये जो 35,000 जो 40,000 है, अगर हमें सिर्फ कंपेयर करना है तो मैं इनको 5 से काट रहा हूँ। 5 7 35, 5 8 40, 5 से मैंने इनको कैंसिल कर दिया क्योंकि सिर्फ कंपेयर ही करना है ना। तो देखो अब कंपेयर कर लो। 7 का 6% है ना, 7 इंटू 6, 8 इंटू 9, ये लो 8 में 72 होता है, 6 से काटोगे तो 12 6 के 72, 7:12। अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि भाई 2001 में आर्ट्स में जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे और 2002 में आर्ट्स में जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे उनका रेशियो बताओ, तो बता दो। 7 इंटू 11, सॉरी यहाँ पर 12 होएगा, 7 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 11, बस ये हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 3 12, 7 21:22 रेशियो हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अगर सिर्फ रेशियो की बात हो, सिर्फ इस चीज़ की बात हो कि भाई कितने परसेंट ज़्यादा हो गए स्टूडेंट, कितने परसेंट कम हो गए, तो हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देन एक बार ये ट्राई करो जरा। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज? देखो लास्ट क्वेश्चन में बात हो रही थी रेशियो की और यहां पर बात हो रही है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज की। तो दो चीज़ों का रेशियो पूछा जाए या फिर ये पूछा जाए एक चीज़ दूसरे की कितनी परसेंट है या कितने परसेंट ज़्यादा है या कितने परसेंट कम है, वहाँ पर हमें सिर्फ कंपैरिजन करना होता है, एक्चुअल वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है। रिलेटिवली सिर्फ उनका रेशियो पता लग जाए उससे सब कुछ पता लग जाता है। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज हाउ मच परसेंट सब कुछ रेशियो से पता लग जाता है। तो कितने परसेंट इंक्रीज हुई कोई चीज़ वहाँ पर भी रेशियो से पता लग जाएगी। तो अगर रेशियो से पता लग जाएगी तो मैंने आपको क्या बताया, 5 7 35, 5 8 40, आप ऐसे निकाल सकते हो। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज in the number of students of engineering from year 2001 to 2002? इंजीनियरिंग में जो स्टूडेंट है 2001 to 2002 इनमें कितने परसेंटेज अप्रोक्सीमेट इंक्रीज आया? तो देखो 2002 वाले मैं ऊपर लिखूंगा क्योंकि मुझे बताना है ना कि 2001 से कितने हो गए। तो 2002 में 8 इंटू 19 और 2001 में 7 इंटू 18, बस ये हो गई बात। तो 2 चौके 8, 2 निमे 18, 19 चौके 76, 7 निमे 63,
पहले अगर 63 स्टूडेंट थे तो 76 हो गए, यानी कि कितने बढ़ गए, 13 बढ़ गए। कितने इंक्रीज हो गए भाई, 63 से 76 हो गए, 13 बढ़ गए। 13 बढ़ गए 63 पर, तो 13 एकम 13, 13 पंजे 65। अगर ये 65 होता तो 1/5 हो जाता, यानी कि 20% बढ़ गए अप्रोक्सीमेटली। उसने अप्रोक्सीमेट चेंज पूछा है एग्जामिनर ने, ठीक है, लगभग प्रतिशत वृद्धि पूछी है। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप कैसे कर सकते हो, अप्रोक्सीमेशन करनी भी बता दूं। हमने ये देखना है कि ये जो 13 है ये 63 का कितने परसेंट है। तो देखते ही हमें पता लग रहा है कि भाई 63 का 10% 6.3 है, तो 63 का 20% कितना हो जाएगा, इसका डबल कर दो 12.6 हो जाएगा। तो देखो हमें देखना है कि 13 कितने परसेंट है, लेकिन हमें ये पता है कि 12.6 ये जो है ये 20% है। तो 13 तक पहुंचने में कितने परसेंट होएगा, तो 12.6 से कितना आगे जाना है, 0.4 आगे जाना है ना। और इसका 1% बताना जरा, 63 का 1% है 0.6, 2 के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो अगर 21% तक आपको पहुंचना है तो आप 0.6 आगे चले जाओगे, लेकिन हमें सिर्फ 0.4 आगे जाना है। मतलब हमें 1% आगे भी नहीं जाना, 20 और 21% के बीच में है ये 13। तो अप्रोक्सीमेटली 20 पर हम टिक कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि 7 और 8, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मतलब 40 और 35 से अगर आप कंफर्टेबल हो। वैसे कंफर्टेबल तो 7 और 8 से भी होने चाहिए कि भाई 40 का 19%, 40 इंटू 19, और यहाँ पर 35 इंटू 18, यहाँ से भी आंसर सेम ही आएगा डेफिनेटली। देन ये ट्राई करो जरा एक बार, ये अब आपको कर लेना चाहिए। इन ईयर 2001 the number of students studying arts and commerce together is what percent of number of students studying these subjects in 2002। कि भाई आर्ट्स और कॉमर्स पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं जो 2001 में थे, 2001 में जो आर्ट्स और कॉमर्स पढ़ने वाले स्टूडेंट थे वो कितना परसेंट हैं उन स्टूडेंट्स का जो 2002 में आर्ट्स और कॉमर्स ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो 2001 में आर्ट्स और कॉमर्स पढ़ने वाले स्टूडेंट, देखो यहाँ पर मैं 12 और 22 को दोनों को जोड़ रहा हूँ, ये दोनों कितने हो जाएंगे 34%। इनको मैं जोड़ क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये जो 12% है ये भी 35,000 का परसेंटेज है, ये 22% भी 35,000 का है, ये भी 35,000 का है। सेम चीज़ के परसेंटेज हैं, सेम वैल्यू के, तो मैं इनको डायरेक्टली जोड़ सकता हूँ और ऐसे बोल सकता हूँ 34% ऑफ 35,000। क्लियर है भाई। तो आर्ट्स और कॉमर्स में 34% स्टूडेंट थे, किसके 34%, 35,000 के। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 35 इंटू 34, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 5 7 35, 5 8 40 कि 7 इंटू 34 और 8 इंटू, यहाँ पर आर्ट और कॉमर्स के कितने स्टूडेंट हैं, 11 इंटू 11 प्लस 24 35%, 8 इंटू 35। ऐसे भी कर सकते थे 7 इंटू 34, 8 इंटू 35। क्लियर है। हाँ, तो अब ऊपर भाई अगर 35 वो कर लिया है कि 35 इंटू 34, तो यहाँ पर 40 इंटू 35, 35 से 35 गया, 2 से 20 पर, 2 से 17 पर, तो ये आ गया जी 17/20। तो हमें बताना है कि कितने परसेंट स्टूडेंट थे, 2001 वाले स्टूडेंट कितने परसेंट हैं 2002 वालों का। तो 20 पंजे 100, 17 पंजे 85% हो गए हैं वो। आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। जहां पर भी आपको सोचने की ज़रूरत पड़े वीडियो को पॉज करो और वहां पर सोचो। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ये चीज़ कोई नहीं बताता, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपकी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, ब्रेन स्टॉर्मिंग ज़रूरी है, प्रैक्टिस और साथ में ब्रेन स्टॉर्मिंग। कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बुक्स एक्चुअल में जिन बुक्स के पढ़ने से, जिन बुक्स को समझने से एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, उन बुक्स को 5 बार करके भी उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि सोचते हैं नहीं, क्वेश्चन को हाफ माइंडेडली करते हैं। आंसर तक तो वो पहुंच जाते हैं, जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं आंसर तक पहुंच जाते हैं किसी न किसी तरह। और जहां पर सोचने की ज़रूरत होती है, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो खुद भी सोचना होता है। हर एक चीज़ टीचर से नहीं पूछनी होती मेरे भाई, खुद भी सोचना होता है। तो वहां पर वो स्टूडेंट सोचते नहीं हैं, बैठ के टाइम नहीं लगाते हैं, बस उसी की मार मिलती है फिर एग्जाम के अंदर। आपका सोचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन विच फैकल्टी देयर वाज डिक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 2001 टू 2002। कौन से फैकल्टी में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डिक्रीमेंट हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या में कमी हुई है 2001 से के कंपैरिजन में 2002 में कमी हुई है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको हर एक फैकल्टी का, मतलब यहाँ पर कितनी बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी,
7 कैलकुलेशन यहाँ पर करनी पड़ेंगी, 7 कैलकुलेशन यहाँ पर करनी पड़ेंगी बिना वजह। 35,000 का हर एक % निकालोगे, 40,000 का हर एक % निकालोगे। और अगर मैं जो चीज़ आपको बताऊंगा वो चीज़ आप देख लोगे तो एक भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, सीधा आंसर टिक कर सकते हो अगर वो चीज़ आप समझ गए तो। ठीक है, तो इसलिए अलर्ट होना अभी। ठीक है, मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, देखो धीरे धीरे मतलब कई चीज़ें बताऊंगा। देखो यहाँ पर जो आर्ट्स में स्टूडेंट है वो क्या है, वो 12% है। किस चीज़ का 12% है? 35,000 का 12% है। और यहाँ पर आर्ट्स में जो स्टूडेंट है वो किस चीज़ का 11% है? वो 40,000 का 11% है। तो यहाँ पर जो हर एक परसेंटेज है वो 35,000 की है, हर एक परसेंटेज 35,000 की यहाँ पर, और यहाँ पर हर एक परसेंटेज 40,000 की है ना। तो हमने क्या बताना है? हमने बताना है कि कौन सी फैकल्टी के अंदर स्टूडेंट्स कम हो गए हैं। कम मतलब 2001 में ज़्यादा स्टूडेंट थे, यहाँ पर जाकर कम हो गए हैं। तो एक बात को गौर से देखिए, यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं कॉमर्स के अंदर वो कितने हैं? कॉमर्स के अंदर 22% है। 22% किसका? 22% 35,000 का। और यहां पर जो कॉमर्स के अंदर स्टूडेंट है वो कितने हैं? वो 24% है। 24% किसका? 40,000 का। मतलब एक तो 22% की बजाय 24% है, परसेंटेज में ज्यादा निकाल रहे हैं, और ऊपर से बड़ी वैल्यू का है, 35,000 के बदले 40,000 का है। तो आपको क्या लगता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होने के कुछ चांसेस हैं? एक तो वैल्यू बड़ी है 35,000 के कंपैरिजन में, और उस बड़ी वैल्यू का बड़ा परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट डेफिनेटली ज़्यादा होंगे। तो जहां पर भी पहले के कंपैरिजन में, जिस भी फैकल्टी के अंदर पहले के कंपैरिजन में परसेंटेज बढ़ गया, वहां पर कोई चांस नहीं है स्टूडेंट के ज़्यादा होने का। साइंस में 24 से 22, एग्रीकल्चर में 7 से 5, इंजीनियरिंग में 18 से 19, फार्मेसी में 6 से 9। इन तीनों में तो देखते ही पता लग जाना चाहिए कोई चांस नहीं है स्टूडेंट के कम होने का। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर जो 12% है, आपको लग रहा होगा यहाँ पर 12% है, यहाँ पर 11% है, तो स्टूडेंट कम हो गए। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट कम हो गए। देखो ये जो 12% है ये 35,000 का है, और ये 11% है ये 40,000 का है। क्या पता 35,000 का जो 12% है वो 40,000 के 11% से छोटा हो, क्योंकि 40,000 बड़ी वैल्यू है ना भाई। 40,000 जो है वो बड़ी वैल्यू है, उसका 11% क्या पता छोटा हो। ठीक है, देखो 35,000 का 12% निकालते हैं जरा, और यहां पर आपको सिर्फ कंपेयर करना है ना कि कहां पर स्टूडेंट कम हुए हैं। आपको क्या करना है? कंपेयर करना है कि कहां पर स्टूडेंट कम हुए हैं। ये तो नहीं देखना ना कि कितने कम हुए हैं। तो अगर आपको सिर्फ कंपेयर करना है तो यहां पर देखना एक बार जरा, 35 इंटू 12 ये कर सकते हो, यहां पर 40 इंटू 11 ये कर सकते हो, सिर्फ कंपेयर करना है। इससे भी इजी बताऊं, इससे भी इजी देखो जो हम थोड़ी देर पहले यूज कर रहे थे कि 5 7 35, 5 8 40, मैंने इनका रेशियो सेम रखा है। देखो 12 7 84, 11 8 88, यहां पर 84 आ रही है वैल्यू, यहां पर 88 आ रही है। तो आर्ट्स के अंदर स्टूडेंट्स बढ़े हैं पहले से। ठीक है, ये 7 का 12% है, तो ये 8 का 11% है। ठीक है, और कॉमर्स, फार्मेसी और इंजीनियरिंग इनको तो आप भूल ही चुके हो ना, कॉमर्स को तो भूल ही चुके हो। अब 24 इंटू 7 करो, 24 7 168, और 22 8 176, यहाँ पर भी स्टूडेंट बढ़ गए हैं। एग्रीकल्चर में देखो 7 7 49, और यहाँ पर देखो 5 8 40, स्टूडेंट जो है यहाँ पर घट गए हैं, 49 से 40 हो गए। इंजीनियरिंग में तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है ना, फार्मेसी में भी सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। अब मेडिसिन में देखो 11 7 77, और यहाँ पर कितने हैं? 10 8 80। यहाँ पर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए हैं। कितने बढ़ गए हैं वो हमें रेशियो से नहीं पता लगेगा, थोड़ी देर पहले ही बताया है। रेशियो से ये नहीं पता लगता चीज़ कितनी बढ़ गई जब तक एक्चुअल कोई हिंट ना मिले एक्चुअल वैल्यू की। ठीक है, हाँ ये जरूर पता लग जाता है बढ़ गए घट गए, या कितने % बढ़ गए या कितने % घट गए। तो एग्रीकल्चर के अंदर यहाँ पर स्टूडेंट्स घट गए हैं, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करने के लिए एक आधी और चीज़ें बताऊंगा इस इक्वेशन के अंदर, तो अपनी अलर्टनेस जारी रखो। देखो ये चीज़ तो आपको क्लियर खुद भी आप कर सकते थे कि भाई कॉमर्स के अंदर कोई चांस नहीं है, क्योंकि छोटी वैल्यू का 22% और यहाँ पर बड़ी वैल्यू का 24%, घटने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो थोड़ी सी आपकी समझ को और डेवलप मैं करना चाहता हूँ।
और इंजीनियरिंग में, फार्मेसी में, इनमें भी कोई चांस नहीं है, ये हमें क्लियर था। ठीक है भाई, अब देखो यहां पर ये जो चीज 7 है, यहां पर ये जो चीज 8 है, या फिर 7 और 8 को भी छोड़ो, देखो ये चीज 35,000 है, यहां पर जो भी परसेंटेज हैं वो सारी 35,000 की परसेंटेज है, और यहां पर जो भी परसेंटेज है वो सारी 40,000 की परसेंटेज है। ऐसा तो नहीं है ना कि आर्ट्स वाली 40,000 की है, कॉमर्स वाली 45,000 की है, ऐसा तो नहीं है। यहां पर जितनी भी परसेंटेज है वो 45,000 की है। ये क्लियर है? तो चलो अब हम क्या करते हैं, इस 35,000 और 40,000 को भी गेम से आप निकाल सकते हो, इसको आप निकाल सकते हो। ठीक है, हमने सिर्फ ये देखना है ना कि कहाँ पर स्टूडेंट कम हुए हैं, तो स्टूडेंट कहाँ पर कम हुए होंगे। अगर मान लो किसी फैकल्टी के अंदर स्टूडेंट कम हुए हैं, तो उस फैकल्टी में कम हुए होंगे जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। स्टूडेंट कम होने का क्या मतलब है कि पहले ज़्यादा स्टूडेंट थे, बाद में कम हो गए। एग्रीकल्चर हमने निकाला ना। ठीक है, तो किसके अंदर अगर कम हुए होंगे तो कौन सी फैकल्टी के अंदर सबसे ज़्यादा कमी आई होगी, वो मैं आपको रिलेटिवली दिखाऊंगा। अभी अलर्टनेस हाई रखो। देखो बिकॉज ये सारी परसेंटेज 35,000 की है, ये सारी परसेंटेज 40,000 की है, ये फिक्स बात है, ये अलग चीज़ की नहीं है, ये अलग चीज़ की नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। आर्ट्स के अंदर पहले 12% स्टूडेंट थे, और यहाँ पर कितने हो गए आर्ट्स के अंदर, यहाँ पर हो गए 11 का। तो आप ये देखो कि कितने का लॉस हुआ। आप बोलोगे 1 का लॉस हुआ, कितने पर? 12 पर। उसके बाद साइंस के अंदर 24 स्टूडेंट थे, बाद में 22 हो गए, कितने का लॉस हुआ? 2 का, 24 पर। मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि कौन सी फैकल्टी के अंदर सबसे बड़ा लॉस हुआ। जिस फैकल्टी के अंदर सबसे बड़ा लॉस हुआ उसके अंदर सबसे, अगर स्टूडेंट घटे होंगे तो उसके अंदर घटे होंगे। ठीक है, अदरवाइज आपने ये देखा कि आर्ट्स के अंदर पहले 12% थे, बाद में 11% थे, फिर भी स्टूडेंट घटे नहीं, परसेंटेज घट गई फिर भी घटे नहीं। तो मैं ये देख रहा हूं कि सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ। अगर घटे होंगे तो उसी फैकल्टी में घटे होंगे। एग्रीकल्चर के अंदर पहले 7% स्टूडेंट थे, उसके बाद एग्रीकल्चर में 5% थे, तो 2 का नुकसान हुआ कितने पर? 7 पर। मेडिसिन में पहले 11% स्टूडेंट थे, बाद में 10% थे, तो 1 का नुकसान हुआ 11 पर। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? अगर मान लो कोई बंदा है जिसकी सैलरी 12 रुपये है, उससे आपने 1 रुपया छीन लिया, जिसकी तनख्वाह 12 रुपये है उससे आपने 1 रुपया छीन लिया, और 2/24 तो वही बात है, सेम 1/12, 12 रुपये तनख्वाह वाले में से 1 रुपया छीन लिया। और एक और बंदा है जिसकी तनख्वाह 11 रुपये है, उससे आपने 1 रुपया छीन लिया, तो 11 वाले को थोड़ा बड़ा नुकसान हो गया, बेचारे की तनख्वाह कम थी, उससे भी आपने 1 छीन लिया। और एक और बंदा है जिसकी तनख्वाह सिर्फ 7 रुपये है, उसे 2 रुपये छीन लिए, सिर्फ तनख्वाह कम ऊपर से छीन लिए ज़्यादा। तो अगर किसी भी फैकल्टी को नुकसान हुआ होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान एग्रीकल्चर को हुआ होगा, परसेंटेज देखकर पता लग रहा है। तो ऑप्शन सी एग्रीकल्चर, समझ में आ गई बात? ऑप्शन सी, अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ होगा तो एग्रीकल्चर को ही हुआ होगा, अगर किसी भी फैकल्टी में नंबर ऑफ स्टूडेंट डिक्रीज हुए हैं तो। अब अगर आपको ये चेक करना है कि क्या एक्चुअल में, अगर आप इस रेशियो से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, मैं इसी तरह से करता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व, अगर आप इसको ऐसे करते तो आपको एटलीस्ट इतना देखना पड़ता कि एग्रीकल्चर में क्या एक्चुअल में कम हुए हैं स्टूडेंट, क्या अब तक किसी भी फैकल्टी में कम ना हुए हों? नन। ऑप्शन ए भी तो आंसर हो सकता था कि भाई किसी में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट कम नहीं हुए। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता, हमें एक्चुअल में चेक करना पड़ता कि क्या एक्चुअल में एग्रीकल्चर में कम हुए हैं। तो इसको मैंने 7 माना, 7 7 49, और इसको मैंने माना जी 5 8 40। ये देखो कम हुए हैं, हमें पता है। ठीक है, तो सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करके दिखाना मेरा पर्पज़ नहीं है, आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं सिखाना चाहता हूँ, और जो भी चीज़ें मैं सिखाऊंगा ये एकदम से आपके दिमाग में नहीं बैठेंगी। ये जो छोटे मोटे, ये जो अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये DI की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये मत सोचना कि मेरी डाटा इंटरप्रिटेशन अच्छी है, नहीं, मेरा रेशियो, मेरी परसेंटेज, मेरी एवरेज की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी है, उस कारण मैं उसको यहाँ पर अप्लाई कर पा रहा हूँ। मेरे को पता भी नहीं कि DI में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बस मेरी वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो DI में जब भी उस अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ती है वो मैं अप्लाई कर लेता हूँ, बस ये मामला है। समझ में आ गई बात? तो छोटे छोटी बातें आप सीखते रहना, और जब आप सोचोगे खुद बैठ के तो ही सीखोगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा चाहिए टीचर से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैकल्टीज the percentage increase in the number of students was minimum from 2001 to 2? देखो यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है। एग्जामिनर ने क्या बोला है
कि कौन सी फैकल्टी के अंदर या फिर कौन से सब्जेक्ट के अंदर दी परसेंटेज इंक्रीज, जो परसेंटेज इंक्रीज है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, वो मिनिमम है। इसका क्या मतलब है कि स्टूडेंट इंक्रीज तो हुए हैं लेकिन कम से कम इंक्रीज हुए हों, कम से कम इंक्रीज। हो सकता है किसी फैकल्टी के अंदर 50 स्टूडेंट बड़े हों, किसी के अंदर 70, किसी के अंदर 35, तो हमें 35 वाला चाहिए कि बड़े हों लेकिन कम से कम बड़े हों। ये ना हो कि एग्रीकल्चर की तरह घट गए हों, नहीं, हमें ये चाहिए जिसके अंदर स्टूडेंट बड़े हों लेकिन कम से कम बड़े हों। तो अब मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनो, एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए। जो पिछले क्वेश्चन है अब तक जो हम कर रहे थे उससे आपकी इतनी नॉलेज है कि आर्ट्स के अंदर जो स्टूडेंट थे यहाँ पर 2001 में, और आर्ट्स के अंदर जो स्टूडेंट है 2002 में, 2002 वाले स्टूडेंट ज़्यादा हैं, ये क्लियर है, पता है ना? अगर नहीं पता तो करके देख लो, 5 7 35, 5 8 40, कंपैरिजन ही कर रहा हूँ, 12 7 84 और 11 8 88। आर्ट्स के अंदर स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं पहले से, और एग्जैक्टली ये भी बता सकते हो कितने परसेंट ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं 84 पर। तो देखो आर्ट्स के अंदर पहले साल जो परसेंटेज थी वो 12% थी, अब जो परसेंटेज है वो 11% है। परसेंटेज कम होने के बावजूद, परसेंटेज कम होने के बावजूद स्टूडेंट बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? क्योंकि यहाँ पर जो परसेंटेज है वो बड़ी वैल्यू की है, वो बड़ी वैल्यू की है। तो अगर परसेंटेज कम होने के बावजूद बच्चे बड़े हैं, तो जहाँ पर परसेंटेज बढ़ गई है 22% है, यहाँ पर 24% है, जहाँ पर परसेंटेज ही बढ़ गई है वहाँ पर बच्चे पक्का बड़े होंगे और बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। लेकिन हमें क्या देखना है? हमें देखना है जहाँ पर कम से कम बड़े हों, कम से कम बड़े हों, मिनिमम इंक्रीज हो परसेंटेज में। तो जहाँ पर परसेंटेज बढ़ गई है वहाँ पर जो इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट वहाँ पर भी होगा, वहाँ पर भी बच्चे बड़े होंगे, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा बढ़ गए होंगे, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा बढ़ गए होंगे। तो फिर से हमें पता है कि भाई ये कॉमर्स वगैरह जहाँ पर परसेंटेज बढ़ी है वहाँ पर कोई काम नहीं है इस चीज़ का। और अगर आपको याद हो कि एग्रीकल्चर के अंदर तो स्टूडेंट्स कम हुए थे, एग्रीकल्चर के अंदर स्टूडेंट्स, अगर पिछले क्वेश्चन का डाटा इतना आप यूज़ कर सको तो वो मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। अगर नहीं यूज़ कर सकते तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर फिर से वही चीज़ निकालेंगे कि भाई एग्रीकल्चर में कम हुए हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर को मैं काट रहा हूँ। तो अब हमने क्या देखना है कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर स्टूडेंट जो हैं वो कम से कम बड़े हैं, कौन से के अंदर जो बढ़ोतरी है वो कम से कम है। या फिर देखो अब एग्रीकल्चर के अंदर तो कम हुए थे, अब मैं देखूंगा एग्रीकल्चर के अंदर क्या हुआ था। एग्रीकल्चर के अंदर ये जो परसेंटेज है, ध्यान से सुनिएगा, पहले 7% थी, फिर 5% थी, ये बाद वाली परसेंटेज इतनी कम हो गई कि ओवरऑल बच्चे कम हो गए, ओवरऑल बच्चे पहले से कम हो गए, टोटल स्टूडेंट कम हो गए। लेकिन अब हमें क्या देखना है कि परसेंटेज पहले से कम हो गई हो लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बड़े हों। तो मैं सबसे पहले ये देख रहा हूं कि सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ है। आर्ट्स में पहले 12% स्टूडेंट थे, अब 11% स्टूडेंट हैं, तो एक का नुकसान हुआ है 12 पर। साइंस के अंदर पहले 24 थे, अब 22 हो गए, तो 2 का नुकसान हुआ है 24 पर। और मेडिसिन के अंदर पहले 11 थे, अब 10 हो गए, तो एक का नुकसान हुआ है 11 पर। तो सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ भाई? ये तो बराबर नुकसान है, 12 पर 1 का, 12 पर 1 का, 11 पर 1 का नुकसान सबसे बड़ा है ना। तो सबसे कम बच्चे अगर किसी के बड़े हैं ना, इन तीनों में सबसे कम बच्चे अगर किसी के बड़े हैं तो वो मेडिसिन के अंदर ही बड़े हैं, इसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है परसेंटेज में। क्लियर है? तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। तो अगर ये अभी भी क्लियर ना हो, मैं आपको ये क्वेश्चन कैसे बता रहा हूँ, मैं एक्चुअल में सोल्व करके नहीं बता रहा। सोल्व कहाँ कर रहा हूँ मैं कि एक्चुअल में इसमें इतने बंदे थे, उस वे से तो आप कर ही सकते हो, उस वे से तो आप कर ही सकते हो। क्लियर है? मैं आपको ये अंडरस्टैंडिंग से बता रहा हूँ, एक और अंडरस्टैंडिंग से बताता हूँ। देखो एक और अंडरस्टैंडिंग से, इसमें एग्रीकल्चर को भी चलो मान लो आपने काटा नहीं है, आपको याद नहीं है, यहाँ पर मैंने मान लिया 5 7 35, 5 8 40। अब ऐसे तो कंपेयर कर सकते हो ना कि आर्ट्स में पहले बच्चे थे 84, आर्ट्स में बाद में बच्चे हो गए 88, साइंस में पहले बच्चे थे 168, साइंस में बाद में बच्चे हो गए 176, एग्रीकल्चर में पहले बच्चे थे 49, तो अब बच्चे हो गए जी 40, मेडिसिन में पहले थे 77 और अब बच्चे हो गए 10 × 8 80। ठीक है, अब हमने बताना है कि कम से कम जो परसेंटेज इंक्रीज है वो किस चीज़ का है। क्लियर है? तो देख लो अब भाई फिर से वही चीज़, अब मैं आर्ट्स का लिख रहा हूँ यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज। आर्ट्स के अंदर कितना इंक्रीमेंट है परसेंटेज का? 84 से 88 हो गए, यानी कि 4 का इंक्रीमेंट 84 पर। अगर मैं इसको 1 से काटूँ तो 1/21, इतने परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया आर्ट्स में।
अगर मैं साइंस के अंदर इंक्रीमेंट देखूं तो कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 8 का इंक्रीमेंट हो गया 168 पर। अगर मैं इसको 8 से काटूं साइंस के अंदर तो 1 का इंक्रीमेंट 21 पर, सेम परसेंटेज इंक्रीजमेंट है। और अगर आप यहां पर देखोगे एग्रीकल्चर में तो बच्चे कम हुए हैं, हमने बताना है कि कम से कम किसमें, कम से कम परसेंटेज किसमें बढ़े। तो मेडिसिन में जब आप देखोगे तो 3 का इंक्रीमेंट है 77 पर मेडिसिन के अंदर। तो हमने बताना है कि कम से कम किसमें बढ़े। तो देखो मेरे भाई, अगर इसको आप काटोगे 3 एक कम 3, इसको अप्रोक्सीमेट भी काटोगे तो ये कितने पर जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 छिके 18, अप्रोक्सीमेटली 25 पॉइंट समथिंग। तो एक बात बताओ, 1/21 छोटा है या 1/26 छोटा है? 1/26 छोटा है ना, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कि मेडिसिन में कम से कम बड़े हैं बच्चे परसेंटेज में। तो आंसर क्या है, ऑप्शन डी। तो मे भी हो सकता है आपने इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे ना देखा हो पहले, अगर ऐसे देखा है तो बहुत बढ़िया बात है, आपकी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग हुई होगी, इतना तो मैं श्योर हूं। अगर नहीं देखा है तो इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से करो, उन सारी बातों को सोचो। क्लियर है? जब रिपीटेशन होती है एक ही कंसेप्ट की बार बार, तो कहीं जाकर आप उस चीज को अप्लाई कर पाते हो, नहीं तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो एक बार ये पढ़िएगा जरा, पाई चार्ट शोइंग परसेंटेज बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्स इन 4 डिफरेंट स्टेट्स। तो भाई है क्या कि टोटल जो है वो 700 कार हैं, और ये पाई चार्ट दिखा रहा है कि कौन से स्टेट के अंदर कितने परसेंट कार हैं। यानी कि अगर आपको स्टेट 3 के अंदर कार निकालनी है तो 32% निकाल लो 700 का, स्टेट 2 के अंदर कार निकालनी है तो 28% निकाल लो 700 का, ठीक है। और उसके बाद ये क्या बता रहा है, टेबल शोइंग रिलेशन बिटवीन डीजल एंड पेट्रोल इंजन कार्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 डिफरेंट स्टेट्स। ये टेबल दिखा रहा है कि भाई डीजल और पेट्रोल जो कार्स हैं उनका रेशियो, ठीक है। तो देखो स्टेट 1 के अंदर कितनी कार हैं, स्टेट 1 के अंदर हैं 14% कार, किसका 14%, 700 का। और स्टेट 1 की कार्स को अगर आप 3:4 में बांट दोगे, 3:4 में, यानी कि टोटल 7 हिस्सों में अगर आप बांट दोगे तो 3 पार्ट तो डीजल कार के हैं और 4 पार्ट पेट्रोल कार के हैं, ठीक है मेरे भाई। यानी कि स्टेट 1 में ये जो 14% कार हैं, इसको अगर आप 3 और 4, 3:4 में बांट दोगे तो आपको यहाँ पर डीजल कार्स मिल जाएंगी, यहाँ पर पेट्रोल कार्स मिल जाएंगी। और ये जो इस तरह की ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में भी यूज़ होती है। तो यहाँ पर ये मैं एक क्वेश्चन चूज़ किया है जिसके अंदर वैल्यूज़ काफ़ी सिंपल हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ काफ़ी सिंपल हैं, जानबूझ के इसलिए चूज़ किया गया है कि ताकि आपको एक बार ये पूरा खेल समझ में आ जाए। उसके बाद जब टाइम टेकिंग DI के अंदर भी इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन है थोड़ी सी इस तरह की वो यूज़ होती है, ठीक है। और कंसेप्ट लेक्चर 2 के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसकी कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, तो एक बार कैलकुलेशन इजी वाला लेना जरूरी था ताकि मैं आपको सिखा सकूं, क्योंकि दिखाना जरूरी नहीं है, सिखाना जरूरी है आपको। तो देखो अभी है क्या कि स्टेट 1 में जो कार है वो 14% है 700 का, 14% है ना 700 का। स्टेट 2 में कार है 28% है, 28% किसका, 700 का। और एक और बात यहां पर जब आप वैल्यूज को देखते हो कि स्टेट 1 की कार को जब आप बांटोगे, 3:4 में बटी है ना स्टेट 1 की कार, तो 3 और 4 ये क्या होता है 7, 3 और 4 इज 7, और यहां पर क्या है 14, तो 7 का डबल है ना परसेंटेज में। तो 14 को अगर आप इस रेशियो में बांटोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6% और 8%, है ना। तो हमें सीधा सीधा पता है कि 14 को 6% और 8% ऐसे बांटा गया है, तो ये 6% किसका, डेफिनेटली 6% 700 का। ये 14% 700 का है, और इस 14 को मैंने कुछ रेशियो में बांट दिया, 8 और 6 14, 14 को ही बांटा है ना। तो मुझे सीधा सीधा पता है कि 700 का 6% जितना भी बनता है उतनी डीजल इंजन कार से स्टेट 1 के अंदर, ठीक है मेरे भाई। एक्चुअल क्वेश्चन है, बैंक में पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये वैल्यूज तुक्के से मैच नहीं हो रही, एग्जामिनर ने मैच की है। स्टेट 2 के अंदर जो टोटल कार है वो 28% है, 9 और 5 14, एक्चुअल कार है 28%, यहाँ पर हो रही है 14, तो 14 का डबल 28 है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 10% इस चीज़ का 700 का तो डीजल इंजन कार है और 18% पेट्रोल इंजन कार है, ठीक है। अब क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, हम हर एक स्टेट के अंदर टोटल कितनी कार हैं ये भी बता सकते हैं, उनमें से कितनी डीजल कार हैं वो भी बता सकते हैं, कितनी पेट्रोल कार है वो भी बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ डीजल इंजन कार्स इन स्टेट 2। तो स्टेट 2 के अंदर डीजल इंजन कार्स, मतलब कि मुझे इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। तो देखो
स्टेट 2 में टोटल कितनी कार हैं? स्टेट 2 में कार है भाई 28%। ठीक है, 28% किसका? 700 का। ठीक है, और इस 28% को मुझे किस रेशियो में बांटना है? मुझे बांटना है 5:9। तो मतलब कि 9 और 5 14, टोटल 14 हिस्सों में बांटना है। तो 14 का डबल है ना 28, तो 14 का डबल 28 है, तो इस 5 का डबल क्या होगा? इस 5 का डबल होगा 10, यानी कि 10%, 700 का 10% डीजल इंजन कार्स हैं। तो 700 का 10% मत निकालो यहाँ पर, 70 मत निकालो, अभी सिर्फ परसेंटेज में चलने दो। आप 70 भी निकाल लोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, लेकिन ये आपके लिए जरूरी है आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी परसेंटेज में ही रहने तो उन क्वेश्चंस के अंदर ये अप्रोच इजी रहेगी, यहाँ पर तो कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं। तो अब देखो, तो स्टेट 2 के अंदर जो डीजल इंजन कार्स हैं वो कितनी है? वो 10% है 700 की। और आगे उसने क्या पूछा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ डीजल इंजन कार्स इन स्टेट 2 एंड नंबर ऑफ पेट्रोल इंजन कार्स इन स्टेट 4। तो स्टेट 4 के अंदर पेट्रोल इंजन कार्स, स्टेट 4 के अंदर टोटल कार हैं 26%, उस 26 को 1:1 में बांटा है। 1:1 मतलब कि आधा आधा। तो यहां पर जो पेट्रोल इंजन कार्स हैं वो 13% है, तो 10% और 13% में कितने का फर्क है? 3%। ये 3% किसका? 3% ऑफ 700। तो 700 का 1% 7, 3% कितना हो जाएगा? 21। तो 21 कारों का फर्क है। आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, और एक और बात मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि अगर आपको पेट्रोल कार निकालनी है, कितनी है? तो देखो, टोटल कार कितनी है? 700। उस 700 में से स्टेट 1 में कितनी कार हैं? 14%। ये, और उसमें से ये कितनी? 700 का 14%, यानी कि क्या आ गया? स्टेट 1 की कारें आ गई, स्टेट 1 की। और उस स्टेट 1 की कारों को अगर आप 7 हिस्सों में बांटते हो तो उसमें से 4 हिस्से पेट्रोल कार्स के। तो ऐसे करते हो तो भी पेट्रोल इंजन कार्स ऑफ स्टेट 1 आ जाती हैं। जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका आंसर 21 था। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पेट्रोल इंजन कार्स इन स्टेट 3। स्टेट 3 में पेट्रोल इंजन कार्स, तो जल्दी से देखते हैं। स्टेट 3 में यहाँ पर टोटल बन रहा है रेशियो के अंदर 8, और एक्चुअल में स्टेट 3 में है 32, यानी कि 8 का 4 गुना 32, तो 3 का 4 गुना 12, तो 12% कार है। 700 का 12% जितना ही बनता है उतनी कार है पेट्रोल इंजन की स्टेट 3 में। तो नंबर ऑफ पेट्रोल इंजन कार्स इन स्टेट 3 इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ डीजल इंजन कार्स इन स्टेट 1। तो स्टेट 1 में डीजल इंजन कार्स कितनी है भाई? तो स्टेट 1 में 4 और 3 7, और स्टेट 1 में है 14%, 7 का डबल है, तो 3 का डबल 6% डीजल इंजन कार्स है। ये क्या है? 6% ऑफ 700। ये क्या है? 12% ऑफ 700। तो देखो मेरे भाई, ये 6% ऑफ 700 कोई वैल्यू बनेगी, कितनी बनेगी? 42 बन रही है वैल्यू, और 12% ऑफ 700 क्या बन रही है? 84। ठीक है, तो ये कोई वैल्यू है, ये भी कोई वैल्यू है। 700 का 6%, 700 का 12%, तो हमें पता लग रहा है कि नीचे वाली वैल्यू डबल है। तो नीचे वाली वैल्यू क्या है? डबल। डबल मतलब कि 100% ज्यादा है ऊपर वाली वैल्यू से। 6% ज्यादा मत मार्क कर देना, ठीक है, कि भाई ये 6% है, ये 12% है, 6% ज्यादा है, नहीं। ये कोई वैल्यू है। देखो, ये 42 निकली थी, 84 निकली थी, तो हमें पता है 42 ज्यादा है 42 से, यानी कि 100% ज्यादा है। आंसर इज ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं। इफ 25% डीजल इंजन कार्स इन स्टेट 3 आर एसी। तो भाई स्टेट 3 के अंदर 25% डीजल इंजन कार्स एसी हैं। ये डीजल इंजन कार्स की बात हो रही है। एंड रिमेनिंग कार्स आर नॉन एसी, और बाकी की जो कार है वो नॉन एसी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ डीजल इंजन कार्स इन स्टेट 3 विच आर नॉन एसी। तो हमें क्या करना है? स्टेट 3 के अंदर जो डीजल इंजन कार्स है वो निकालनी है, और फिर उसका 75% निकालना है, यानी कि उसका 3/4 निकालना है। सिंपल सी बात है, नॉन एसी निकालनी है। तो देखो, स्टेट 3 के अंदर टोटल कितनी कार हैं भाई? रेशियो के अंदर 8 हैं, एक्चुअल में परसेंटेज के अंदर 32 हैं। 8 का 4 गुना है, तो 5 का 4 गुना, 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 20%। तो टोटल 20% कार हैं। 20% किसका? 700 का। लेकिन हमें सिर्फ नॉन एसी कार निकालनी है। नॉन एसी कार क्या है? नॉन एसी कार इसका 3/4, इसका 75%। 75% मतलब कि 3/4, तो इसका 3/4, तो 4 5 20, 5 3 15, 15% है। 700 का 15% जितना भी बनेगा उतनी डीजल इंजन कार्स नॉन एसी हैं स्टेट 3 के अंदर। तो 700 का 15% क्या बनेगा भाई? 700 का 1% 7 है, 15%, 15 7 105, दैट इज ऑप्शन डी। ये बताओ अब जरा।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ कार्स इन स्टेट 3? स्टेट 3 के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्स, तो भाई स्टेट 3 के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्स हैं 32%, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ पेट्रोल इंजन कार्स इन स्टेट 2, स्टेट 2 के अंदर जो पेट्रोल इंजन कार्स हैं इनके बीच में डिफरेंस। तो स्टेट 2 में टोटल कार्स रेशियो में 14 हैं और परसेंटेज में 28 है। 14 का डबल है 28, तो 9 का डबल, अगर परसेंटेज निकालना है तो 9 का डबल 18%। तो देखो भाई स्टेट 2 में पेट्रोल इंजन कार्स 18% है, स्टेट 3 में टोटल कार 32% है। हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना था, तो 32 और 18 में कितने का डिफरेंस है? 14 का डिफरेंस है। 14%, 14% किसका? 700 का। तो 700 का 1% 7, 14%, 14 7 98। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसको इस अप्रोच से करना जरूरी है, जस्ट ये अप्रोच सिखाने के लिए क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पर, ठीक है। अदरवाइज ये मॉडरेट कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं है, इजी कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। देन ये बताओ जरा, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेट्रोल इंजन कार्स इन ऑल दी स्टेट्स टुगेदर? सारे स्टेट्स में जो पेट्रोल इंजन कार्स हैं उनकी एवरेज हमने बतानी है, मतलब माइलेज नहीं बतानी कि भाई गाड़ी की एवरेज कितनी है, एवरेज कितनी कार्स हैं वो बतानी है। चलो जोक्स अपार्ट, तो भाई पेट्रोल इंजन कार्स बतानी है ना हमने। तो स्टेट 1 के अंदर टोटल कार कितनी है भाई? 14% है। तो यहाँ पर पेट्रोल इंजन कार्स कितनी है? 4। तो 4 और 3 7, 7 का डबल 14, तो 4 का डबल 8। मेरे ख्याल से अब तक आप ये अप्रोच सीख चुके होंगे ना, तो मैं सीधा सीधा बताता हूँ। 9 और 5 14, 14 का डबल यहाँ पर 28 है, तो 9 का डबल यहाँ पर हो जाएगा जी 18। देन 5 और 3 8, 8 का 4 गुना 32 है यहाँ पर, तो 3 का 4 गुना 12% हो जाएगा टोटल। और 26% को 1:1, मतलब कि 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया, तो ये 13%। तो कितना हो गया भाई? 13 और 12 25, 25 और 8 33, 33 और 10 43, 43 और 8 51। तो 51% हो गई टोटल। 51% किसका? 51% ऑफ 700। तो 700 का 1% 7 है, तो 51% कितना होगा? 51 इंटू 7। और हमने क्या बतानी है? एवरेज, तो डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 357। तो 4 8 32, 4 9 36, 89 1/4, यानी कि 89.25। अब एग्जैक्टली उसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड जो पिछले क्वेश्चन में हम कर रहे थे, एग्जैक्टली वही अंडरस्टैंडिंग है, उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है। एक बार ये ट्राई करो जरा, मेरे से समझने से पहले हर एक क्वेश्चन ट्राई करना है, और डेटा को भी मेरे से समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो समझाऊंगा, लेकिन आप स्किप करके आगे खुद कर सकते हो। अब मैं डेटा समझाता हूँ जरा। इन दी पाई चार्ट पॉपुलेशन ऑफ 6 स्टेट्स इज गिवन। तो जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या थी कि भाई कार गिवन थी, स्टेट ए के अंदर इतने % कार हैं, स्टेट बी के अंदर इतने % कार हैं, ऐसे गिवन थी। यहाँ पर कार गिवन नहीं है, यहाँ पर क्या गिवन है? आदमी, इतने आदमी, इतने आदमी। और वहाँ पर क्या गिवन था कि स्टेट ए की कार्स को अगर 2 हिस्सों में बांटा गया, पेट्रोल और इंजन कार्स के बीच में, तो ये रेशियो है, यहाँ पर रेशियो गिवन था। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर मेल और फीमेल का रेशियो गिवन है कि अगर राजस्थान के लोगों को बांटा जाए तो इतने मेल हैं और इतने फीमेल हैं। तो एग्जैक्टली लास्ट क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है। कंसेप्चुअली कोई भी फर्क नहीं है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें ही फर्क नहीं है। बस यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी गई है। तो आपको कैलकुलेशन कैसे बचानी है, ज़्यादा कैलकुलेशन करने से कैसे बचना है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो भाई, जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1.5 करोड़ है। तो राजस्थान में टोटल कितने बंदे हैं अगर आपको ये पता करना है, तो 1.5 करोड़ का 18%। अगर यूपी में कितने बंदे हैं ये पता करना है, तो 1.5 करोड़ का 22%, ठीक है। और यूपी में कितने मेल हैं ये पता करना हो, तो यूपी रहा ये, तो भाई टोटल मेल अगर 6 हैं तो फीमेल 5 हैं। अगर आपको ये पता करना हो, लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि 6 और 5 11, इस 11 का मल्टीपल था ये। यहाँ पर चलो, यहाँ पर भी मल्टीपल मिल गया हमें यूपी में, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हर एक स्टेट के अंदर मल्टीपल नहीं है। राजस्थान का एग्जांपल लेते हैं कि राजस्थान की पॉपुलेशन को अगर बांटा गया तो 7 और 1 8, इस 8 का मल्टीपल नहीं है 18, नहीं है ना मल्टीपल। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए आपको फोर्स कर सकता है, लेकिन आपको कैसे कैलकुलेशन कम से कम रखनी है वो मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है? तो देखो, एक तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको राजस्थान की फीमेल्स निकालनी है तो कैसे निकालोगे। देखो, टोटल जनसंख्या है 1.5 करोड़, उस 1.5 करोड़ का 18% निकाल लेंगे, तो क्या आ गया? राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन आ गई।
और उसके बाद राजस्थान की जो भी टोटल पॉपुलेशन है, अगर मैं उसको 8 हिस्सों में बांट दूं, 7 और 1 8, तो उस 8 में से 7 फीमेल होंगी, यानी कि 7/8 फीमेल होंगी। तो ये राजस्थान की फीमेल्स आ गई है। क्लियर है? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। वट आर दी टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन गुजरात एंड राजस्थान? गुजरात और राजस्थान में टोटल कितनी फीमेल्स हैं? तो देखो, हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि भाई गुजरात में टोटल जो बंदे हैं वो 17% है। किसका? 1.5 करोड़ का। तो आप ऐसे कर सकते हो कि भाई 1.5 करोड़ का 17% निकाला, टोटल गुजरात की पॉपुलेशन आ गई। देन गुजरात के अंदर हमें निकालनी है जी टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स। तो गुजरात के अंदर जो फीमेल्स हैं वो क्या हैं? वो 6 हैं, 15 में से 6, मतलब 6/15, ये आपने निकाला। तो ये आ गया गुजरात का। देन आपने क्या निकाला? देन आपने निकाला भाई राजस्थान का, कि राजस्थान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1.5 करोड़ की 18% है, और राजस्थान में जो फीमेल्स हैं वो 8 में से 7 हैं, वो 7/8 है, और आपने इन दोनों को जोड़ दिया। इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जब ये 17% भी 1.5 करोड़ का है, 18% भी 1.5 करोड़ का है, 22% भी 1.5 करोड़ का है, जब सेम वैल्यू के परसेंटेज हैं, तो हम क्या करेंगे? हर एक बार ये 1.5 करोड़ नहीं लिखेंगे, ठीक है? इसको हम कॉमन भी तो ले सकते हैं, हम थोड़ी सी कैलकुलेशन को कर्व कर सकते हैं, यहाँ पर रोक सकते हैं। तो कैसे रोकेंगे वो देखते हैं। देखो, गुजरात की टोटल पॉपुलेशन क्या है? 17% है। 17% किसकी? 1.5 करोड़ की। तो मैं क्या कर रहा हूं कि 17% 1.5 करोड़ का ही है, तो गुजरात की पॉपुलेशन को अगर मैं बांटूंगा, अगर मैं 6/15 करूंगा, इसका 6/15, गुजरात की टोटल पॉपुलेशन 17% है, उस 17% का मैंने सिर्फ ये निकाल लिया कि फीमेल्स कितनी परसेंट है, 15 में से 6। तो ये चीज क्या है? ये परसेंटेज है। अभी यहां पर ये 17% था ना, कि टोटल 1.5 करोड़ का परसेंटेज है, और ये क्योंकि ये 17% था, ये 1.5 करोड़ का परसेंट था, तो 17% ऑफ 1.5 करोड़ का 6/15 निकाल लिया मैंने। तो ये 1.5 करोड़ की परसेंटेज चल रही है। यहां पर जस्ट हम परसेंटेज को ऐड करेंगे और एंड में परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है? अब आगे हमने क्या देखना है कि राजस्थान की पॉपुलेशन 18% है, तो उस राजस्थान की पॉपुलेशन में फीमेल कितनी है? 8 में से 7, 7/8 है। तो बस एक बार ये दो फ्रैक्शंस को आप ऐड कर सकते हो इजीली। देखो अभी इजीली करते हैं, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 नी में 18, 2 चौके 8। तो देखो मैं क्या चाहता हूं कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सेम ही बात है, या ऐसे मान लो कि मैं डिनोमिनेटर सेम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर ऊपर नीचे 5 से, ताकि नीचे 20 बन जाए, ताकि नीचे क्या बन जाए? 20, और हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर पाए। तो देखो 4 दूनी 8, 17 8 136, यहाँ पर बन गया जी 136, प्लस ये हो गया 9 7 63, 63 5 जा 315, ये हो गया जी 315। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 440 और 11 451, 451। तो ये क्या आ गया? ये परसेंटेज आ गया किस चीज का? 1.5 करोड़ का। बस ये सिंपल सी बात है। अब अगर हमने 1.5 करोड़ का इतने परसेंटेज निकालना है, तो देखो 1.5 करोड़ का 1% निकाल कर इससे गुणा कर देंगे। अब 1.5 करोड़ का 1% मैं कैसे लिखता हूं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो ये हो गए इतने करोड़, ये क्या है? ये करोड़ है। 1% निकालने के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी चीज का अगर 1% निकालना हो तो 2 के बाद पॉइंट लगाते हैं ना, तो मैं 1.5 करोड़ में 2 के बाद पॉइंट लगाऊंगा, ये आ जाएगा उसका 1%। और हमने इतना परसेंट अगर आपको 5% निकालना है किसी चीज का, तो 1% को 5 से गुणा करते हो, ऐसे ही हमने इतने परसेंट निकालना है तो हम 1% को इतने से गुणा करेंगे। अब देखो ये करोड़ों में है, अगर मैं करोड़ों को 100 गुना कर दूं, इसको 100 गुना कर दूं, तो ये हो गया क्या? 150 लाख। अब ये बात चली गई लाखों में। अगर मैं 1 लाख को अगर मैं 2 जीरो लगा दूं, तो बात किस में चली गई? हजारों में, इतने हजार। अब मेरे को 3 जीरो लगानी पड़ेंगी तो पूरी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये हजारों में है। लेकिन मैं सिर्फ 1 जीरो लगाता हूँ, 2 जीरो नहीं लगाता, क्योंकि मुझे 1% निकालना है, 2 के बाद पॉइंट लगाना है। तो मैं मन ही मन में ये चीज़ें कर लेता हूँ काफ़ी फास्ट। अब देखो भाई कोई बड़ी बात नहीं है मन ही मन में करना, क्या बड़ी बात है। तो इसको मैंने काट दिया 20 पंजे 100, ठीक है? वो 2 जीरो थी ना, उसको मैंने 100 समझ के काट दिया, 20 पंजे 100। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो भाई एक बार मैं इसको 15 से गुणा करूंगा, फिर 5 से गुणा कर दूंगा, बस ये सिंपल सी बात है। 15 एकम 15, 15 पंजे 75 और 1 76, 15 चौके 60 और 7 67।
पाँचों पाँचों 25, 5 के 30 और 2 32, 5 सात 35 और 3 38, 5 के 30 और 3 33 और उसके बाद 2 0 3382500। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा था। अगर मैं खुद ये कर रहा होता तो डेफिनेटली मैं इसको 1 मिनट से कम में कर लेता। ये डेफिनेटली बोल रहा हूँ, अगर मैं बिल्कुल लेथार्जिक होकर करता, अदरवाइज 45 सेकंड में इजीली हो जाना था ये कैलकुलेशन, बहुत ही ईजिली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो पॉपुलेशन ऑफ गोवा एंड महाराष्ट्र। तो गोवा की पॉपुलेशन कितनी है? गोवा की पॉपुलेशन है 8%। किसका 8%? 1.5 करोड़ का। और महाराष्ट्र की पॉपुलेशन कितनी है? 16%। किसका? 1.5 करोड़ का। जब सेम वैल्यू के परसेंटेज हैं ये, तो डायरेक्टली इनका रेशियो लिख सकते हैं ना, ये 8% है, ये 16% है, 1:2। तो ये देखो आंसर इज ऑप्शन है। तो एक्चुअल बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इससे आपको एक और चीज़ पता लगती है कि किसी क्वेश्चन के अंदर, अगर डीआई के क्वेश्चन में क्या होता है, जरूरी नहीं होता कि 5 के 5 क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। जनरली ये होता है कि 5 में से 2 कैलकुलेटिव होंगे, अगर होंगे तो 3 ईजी हो गए। अगर ये भी मान लो कि भाई 3 कैलकुलेटिव हो गए और 2 ईजी हो गए, तो पहले ईजी वालों को टारगेट किया करो और पूरी डीआई छोड़ने की जरूरत नहीं होती फर्स्ट गो में। समझ रहे हो? उसमें से जो ईजी क्वेश्चन है वो, ये कितना ईजी क्वेश्चन है, इन दोनों चीज़ों का रेशियो निकालना, 10 सेकेंड का क्वेश्चन है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं जी। इसका आंसर अपना 1:2 है। बाई वट परसेंटेज इज द पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान मोर देन दैट ऑफ महाराष्ट्र। जो राजस्थान की पॉपुलेशन है वो महाराष्ट्र से कितने परसेंट ज्यादा है? तो देखो, राजस्थान की जो पॉपुलेशन है वो 18% है, किस चीज का? 1.5 करोड़ का। और महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन है वो 16% है, किस चीज का? 1.5 करोड़ का। तो सेम चीज के परसेंटेज है ना, ये भी 1.5 करोड़ का, ये भी 1.5 करोड़ का। तो यहीं पर देख लो परसेंटेज में ही कि उसकी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है। उसकी पॉपुलेशन 2 ज्यादा है, कितने पर? 16 पर 2 ज्यादा है। तो 2 ज्यादा है 16 पर, यानी कि 1/8 ज्यादा है, यानी कि 12.5% ज्यादा है। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल्स इन कर्नाटका एंड गोवा। कर्नाटका एंड गोवा में एवरेज नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं? तो हमें करना क्या है, कर्नाटका के मेल्स निकालने हैं प्लस गोवा के मेल्स निकालने हैं और 2 से डिवाइड करने हैं। तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, पहले एक बार परसेंटेज में देख लेते हैं। तो कर्नाटका की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 19%। ठीक है भाई, 19%। 19% किसका? 1.5 करोड़ का। तो 1.5 करोड़ का 19%, इसमें से मेरे को सिर्फ मेल चाहिए, तो मेल कितने परसेंट है वो देख लेते हैं। तो देखो, कर्नाटका में अगर टोटल 15 बंदे हैं तो उसमें से 7 मेल हैं, तो इसका 7/15 प्लस, तो कर्नाटका के मेल हो गए। अब मुझे निकालने हैं गोवा के मेल। तो भाई गोवा में टोटल पॉपुलेशन है 8%। अगर गोवा में टोटल पर्सन 12 हैं, 7 और 5 12, तो उसमें से 5 मेल हैं, तो 5/12। ठीक है, और मुझे अब ये क्या चीज़ है, ये 1.5 करोड़ की परसेंटेज थी, तो ये परसेंटेज वैल्यू है कि 1.5 करोड़ का इतना परसेंट जो भी बनेगा उतने कर्नाटका में मेल हैं, 1.5 करोड़ का इतने परसेंट जो भी बनेगा उतने गोवा में मेल हैं। ये 1.5 करोड़ के परसेंटेज में बात चल रही है अभी। ठीक है, तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। 4 दूनी 8, 4 दिए 12। मैं एक बार डिनोमिनेटर को सेम कर लेता हूँ, ऊपर नीचे यहाँ पर 5 से गुणा कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर भी 15 हो जाए। तो यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ऊपर हो गया 19 7 133 प्लस यहाँ पर हो गया भाई 5 5 25 दूनी 50, तो यानी कि 183। तो ये क्या चीज़ है, इतने परसेंट ऑफ 1.5 करोड़, ये टोटल मेल है। मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 2 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि हमने एवरेज निकालनी थी कर्नाटका और गोवा में। तो इतने परसेंट ऑफ 1.5 करोड़ निकालना है, तो 1.5 करोड़ के 1% से इसको गुणा कर दो बस, 1.5 करोड़ के 1% से। तो 1.5 करोड़ में 150 लाख, इतने हजार और एक और जीरो, ये 1.5 करोड़ का 1% है। अब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो भाई ये देखो 15 से 15 गया, 2 से ये गया 5 पर, 5 18 5 90 और 5 दिए 15, तो 915 और उसके आगे आ गई 3 जीरो, तो 915,000 यानी कि 915 के। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, बाई वट परसेंट इज द पॉपुलेशन ऑफ गोवा लेस देन दैट ऑफ महाराष्ट्र। जो गोवा की पॉपुलेशन है वो महाराष्ट्र की पॉपुलेशन से कितने परसेंट कम है। तो यहाँ पर 8% मत बोल देना। गोवा की जो पॉपुलेशन है वो महाराष्ट्र की पॉपुलेशन से कितनी कम है भाई, ये गोवा की पॉपुलेशन 8% है, उससे आधी है, तो 50% कम है, डायरेक्टली दिख रहा है। अदरवाइज आप ऐसे भी देख सकते हो कि 8 कम है 16 से, 8 कम है 16 से, यानी कि 1/2, यानी कि 50% कम है।
ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार इसका डाटा पढ़ लीजिएगा। परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय 6 कंपनीज ड्यूरिंग 2000 एंड 2001। तो 6 अलग अलग कंपनियों द्वारा साल 2000 और 2001 में जो परसेंटेज प्रॉफिट अर्न किया गया है, जितने प्रतिशत लाभ अर्न किया गया है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि अगर मैं इस डाटा को पढ़ना चाहूँ कि भाई 2000 के अंदर, सन 2000 में, ये ब्लू वाली लाइन उसको रिप्रेजेंट कर रही है, कंपनी ए ने कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया, कंपनी ए ने कमाया भाई 45% प्रॉफिट, 45% उसको लाभ हुआ। अब यहाँ पर ये प्रॉफिट क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इस चीज़ के अंदर गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन जनरली ये गिवन नहीं होता और इसको बताने की ज़रूरत भी नहीं है एग्जामिनर की, बिकॉज बिल्कुल कॉमन सी बात है। इससे पहले मैं एक बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, कोई भी चीज़ जब हम अपने घर से खुद बेचेंगे या कोई और कंपनी बेचेगी, तो उस चीज़ में 2 चीज़ें होती हैं। क्या इन्वॉल्व होती हैं कि एक तो हम उस चीज़ को बनाने में या कहीं से खरीदने में, हमारे पास वो चीज़ कहाँ से आई, या तो हम कहीं से खरीद कर लाए हैं या हमने अपने घर में बनाई है। जैसे मान लो आप घर पे बिस्किट्स बनाकर बेच रहे हो, होममेड बिस्किट्स, तो आपका खुद का कुछ खर्चा लगेगा उसे बनाने में, तो उस चीज़ को हमारे पास लाने में खर्चा लगेगा, खुद बनाने में या कहीं से लाने में। उसको प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। फिर उसके ऊपर जो भी खर्चा लगा हो, हम उस चीज़ को बेच देंगे बाजार में, तो उस चीज़ को बोलते हैं सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, तो कंपनी भी है, कंपनी भी कोई कारों की कंपनी है, कोई जूतों की कंपनी है जैसे बाटा, तो वो भी जो भी चीज़ बनाती है उसके ऊपर कुछ खर्चा लगता है ना, तो उस खर्चे को रिप्रेजेंट करने के लिए कई टर्म्स होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर तो हिंदी में क्या हो गया ये, खर्चा। तो सेलिंग प्राइस के लिए कौन कौन से टर्म हो जाएंगे कि भाई जितने में कंपनी ने चीज कमाई, इनकम, ये एक्सपेंडिचर हो गया, कंपनी ने इतना खर्चा किया, ये इनकम हो गई कि भाई इतने रुपए कमाए। ठीक है, देन और क्या हो गया, और हो गया इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यानी कि लागत, अपनी जेब से कितने रुपए लगाए। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया रेवेन्यू, या फिर इसको हम बोल सकते हैं टर्नओवर। ठीक है, रेवेन्यू का क्या मतलब है कि भाई ओवरऑल कुल कितने रुपए हमने कमा लिए, जो कंपनी है उसके अंदर कितने रुपए आए चीज को बेचने से। ठीक है, तो मान लो हमने चीज खरीदी है 100 रुपए की, यानी कि कॉस्ट यानी कि एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट ये 100 रुपए है, और जो सेलिंग प्राइस है वो 120 है। तो यहां पर ये जो बीच में 20 रुपए का गैप आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ये जरूरी नहीं है कि हम 100 की खरीद के ज़्यादा रुपए में बेचेंगे, हो सकता है हम कम में बेचें तो हमें नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो भी प्रॉफिट है और जो भी लॉस है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर हम कैलकुलेट करते हैं, या फिर इसको थोड़ी सी और जनरल वे में मैं आपको बताऊं कि जो भी फायदा और नुकसान है वो हम उस राशि के ऊपर, उस अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं जो हमने अपनी जेब से लगाया है, जो हमारा एक्सपेंडिचर है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है। क्लियर है, तो जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो हम किस चीज पर देखेंगे कि कंपनी को कितने % फायदा हुआ, वो हम देखेंगे उसके एक्सपेंडिचर पर, कि ये जो प्रॉफिट है ये एक्सपेंडिचर का कितना % है, और एग्जैक्टली यही फॉर्मूला आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रॉफिट इनकम माइनस एक्सपेंडिचर है, और वो एक्सपेंडिचर का कितने % है, एक्सपेंडिचर का कितने % में फायदा है, नुकसान हुआ। ठीक है, अब मैं इसको एक और नजरिए से आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट % गिवन है, तो मान लो प्रॉफिट % 30% है, तो आपको ये पता है कि कॉस्ट प्राइस को 30% अगर इंक्रीज करेंगे तो सेलिंग प्राइस होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जितने भी रुपए में चीज़ खरीदी गई थी उससे 30% ज़्यादा में बेच दी गई, इसीलिए 30% फायदा हुआ। तो एग्जैक्टली अगर प्रॉफिट % 30% है तो इस क्वेश्चन में भी वही चीज़ बनती है। पहले प्रॉफिट एंड लॉस वाली रिलेशन में एक बार लिख दूं कि कॉस्ट प्राइस को 30% इंक्रीज करना, यानी कि 130/100 करने पर सेलिंग प्राइस आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर कॉस्ट प्राइस की जगह पर क्या है, यहां पर है एक्सपेंडिचर, कि कंपनी का कितना खर्चा हुआ, और बाद में क्या है, कंपनी की इनकम। तो मान लो कंपनी को 30% का प्रॉफिट मिला, तो उसका मतलब क्या है, जो एक्सपेंडिचर है उसको अगर मैं 30% बढ़ाऊंगा तो इनकम आएगी। समझ में आ गई बात? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की अंडरस्टैंडिंग है, ये समझ में आ गई, उससे अलग ये कुछ नहीं है।
और अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस से इक्वेट कर पाए, तो बस जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं इनमें आपको आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर इसके क्वेश्चन को करते हैं। इफ इन ईयर 2000 एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी सी वाज ₹32 लाख। 2000 में कंपनी सी का, ब्लू लाइन रिप्रेजेंट करिए, यहाँ पर कंपनी का जो एक्सपेंडिचर था वो 32 लाख है। तो देखो एक्सपेंडिचर मतलब कि जो कंपनी ने खर्चा किया, जितना भी रुपए उसने खर्चे उसके ऊपर कितने परसेंट यहाँ पर उसने फ़ायदा लिया है, उसके ऊपर उसने 40% फ़ायदा लिया है। तो एक्सपेंडिचर को 40% बढ़ाएंगे तो कंपनी की इनकम आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर बताया है 32 लाख। ठीक है, कंपनी का एक्सपेंडिचर 32 लाख था। और यहाँ पर पूछी क्या है, व्हाट वाज द इनकम ऑफ कंपनी इन द सेम ईयर, कि उस साल कंपनी की जो इनकम थी वो कितनी हुई। तो भाई 32 लाख का 40% निकाल लो और वो ऐड कर दो, उतनी इनकम होएगी। तो 32 लाख का 10% कितना होएगा, 32 लाख का 10% होएगा 3.2। तो 40% कितना होगा, 4 गुना कर दो 12.8 इसमें 12.8 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 44.8 लाख। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ दिस, कहीं पर भी दिख नहीं रहा। तो या तो आप मतलब ऐसे 40% निकाल के ऐड कर दो, या फिर जैसे मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या करते हैं कि ये जो एक्सपेंडिचर है 32, इसको डायरेक्टली 140% कर दो, इसको 40% बढ़ा दो, डायरेक्टली इनकम आ जाएगी। बात सेम है, ये 7 आ गया, ये 5 आ गया, तो 210 और 14 224/5 वही चीज़ आ जाएगी, 5 चौके 20 5 चौके 20 44.8 लाख। क्लियर है, तो ये करो भाई फिर। इफ द इनकम ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2001 वॉज ₹35 लाख। 2001 में जो कंपनी ए है उसकी जो इनकम थी वो 35 लाख थी। तो हमें क्या पता है कि कंपनी ए का कुछ एक्सपेंडिचर हुआ होगा, कुछ खर्चा हुआ होगा, उसके ऊपर कंपनी ने कुछ फ़ायदा कमाया, फिर उसकी इनकम हुई, जितने रुपए बाहर से आए, जो भी उसका टर्नओवर है। तो यहाँ पर उसकी इनकम जो है वो 35 लाख है। तो 2001 में कंपनी ए का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 40%। ठीक है, यानी कि ये जो एक्सपेंडिचर है अगर इसको मैं 40% बढ़ाऊंगा तो आएगी इसकी इनकम। क्लियर है, 40% फ़ायदा हुआ है तो जो भी इनकम है उसके एक्सपेंडिचर से 40% ज़्यादा होगी, और यहाँ पर उसकी इनकम को बताया गया है 35। तो अब ये सॉल्व करते हैं, 20 7 20 5 7 5, तो एक्सपेंडिचर क्या आ गया है 25 लाख। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये यहाँ पर मैं बिल्कुल मतलब अपने बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, अदरवाइज आप ऐसे भी सोच सकते हो ना। अब आपको पता है कि 40% फ़ायदा हुआ, 40% फ़ायदे के लिए किससे गुणा करते हैं, 7/5 से। तो एक्सपेंडिचर को 7/5 से गुणा किया गया तो इनकम आई होगी। तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिखता हूँ 35 × 5/7 25। ये तो मैं आपको समझाने के लिए मतलब कि बता रहा हूँ, अदरवाइज ये जो क्वेश्चन है अगर आपको समझ क्लियर है तो ईजिली आप कम से कम वक्त में कर पाओगे। ठीक है, अब एक बार ये क्वेश्चन बताओ जरा, टाइम देना इसके ऊपर थोड़ा सा। इफ इन ईयर 2001 टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनीज बी एंड सी। तो देखो एक्सपेंडिचर और इनकम का क्या रिलेशन है कि भाई एक्सपेंडिचर जो भी कंपनी ने किया है उसके ऊपर कुछ परसेंट प्रॉफिट होता है, 10% 20% 30% कुछ भी, और एक्सपेंडिचर को उतने परसेंट बढ़ाते हैं तो कंपनी की इनकम आ जाती है। ठीक है, ये कहानी है टोटल। तो यहाँ पर बताया गया है कि कंपनी बी और सी का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो है 48 लाख 2001 के अंदर। ठीक है, 2001 के अंदर बी और सी का टोटल जो एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर वो है 48 लाख। तो इस 48 को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं ना, कुछ तो एक्सपेंडिचर होएगा कंपनी बी का और कुछ एक्सपेंडिचर होएगा कंपनी सी का, उन दोनों का सम है 48। ठीक है, तो 2001 में कंपनी बी को कितना प्रॉफिट हुआ, 2001 में कंपनी बी को प्रॉफिट हुआ 60% का, यानी कि कंपनी बी का जितना भी एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर 60% का फायदा हुआ, तो फिर कंपनी बी की इनकम आएगी। कंपनी बी का जितना भी खर्चा है उसको अगर 60% बढ़ाएंगे, 60% फायदा हुआ है तो कंपनी बी की इनकम आ जाएगी। और जो कंपनी सी का फायदा है 2001 में वो हुआ है भाई 45%, यानी कि कंपनी सी का जो भी खर्चा है उसको अगर मैं 45% बढ़ाऊं तो कंपनी सी की इनकम आ जाएगी। क्लियर है, अब एग्जामिनर ये बोल रहा है भाई कंपनी बी और सी की टोटल जो इनकम है वो कितनी है। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये जो 48 है इसको हमने दो हिस्सों में बांटा है, 48 को
तो 48 को जब मैंने दो पार्ट्स में बांटा तो उसका एक पार्ट जो है वो तो 60% बढ़ाया जाएगा और दूसरा पार्ट 45% बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई मुझे ये नहीं पता कि 48 को कैसे बांटा गया है, बी के हिस्से में कितना आया है, सी के हिस्से में कितना आया है, कौन से पार्ट को 60% बढ़ाऊं, कौन से पार्ट को 45% बढ़ाऊं, और ये जानना जरूरी है क्योंकि 60% बढ़ाना 45% बढ़ाना अलग अलग चीज़ है ना। कोई चीज़ 60% बढ़ेगी तो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बी का एक्सपेंडिचर कितना है, सी का एक्सपेंडिचर कितना, हमें नहीं पता। एटलीस्ट एग्जामिनर ने रेशियो दिया होता तो भी हमें पता लग जाता, 48 को उस रेशियो में बांट लेते। तो इस केस में हम टोटल इनकम नहीं बता सकते इनकी, हमें पता नहीं है कि 48 को ऐसे बांटना है 1 लाख प्लस 47 या 2 लाख प्लस 46 लाख, कैसे बांटना है। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब एक और केस कंसिडर करो जरा, अगर यहीं पर ऐसे हालात होते, मान लो यहीं पर ये होता, ये ऐसे होता और ये ना होता। ठीक है, अब देखो जरा, अगर मान लो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन होता और जो अपना ग्राफ है वो इस हिसाब से होता, तो 2001 में कंपनी बी का जो फायदा है वो भी 60% है और कंपनी सी का जो फायदा है वो भी 60% है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता तो उस केस में कंपनी सी का जितना भी खर्चा है उसको मैं 60% इंक्रीज करता उसकी इनकम पाने के लिए। तो 48 को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, तो जो पहला हिस्सा है उसको भी 60% बढ़ाना है, जो दूसरा हिस्सा है उसको भी 60% बढ़ाना है। तो उस केस में तो पूरे 48 को ही 60% बढ़ाना है ना। तो उस केस में मैं क्या करता, मैं 48 को 60% बढ़ा देता 160/100, ये दोनों की इनकम आ जाती। लेकिन इस केस में जो एक्चुअल केस है जहां पर एक जगह 60% फायदा हो रहा है, एक जगह 45%, उस केस में हम नहीं कह सकते। अगर दोनों जगह सेम फायदा हो रहा होता तो हम बता सकते थे इस क्वेश्चन को। समझ में आ गई। तो यहां पर कौन सी अंडरस्टैंडिंग आपको काम आ रही है, यहां पर आपको काम आ रही है मेरे भाई, मैंने परसेंटेज में आपको एक बात बताई थी कि इफ ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है, और कोई आपको बताए कि बी को 10% बढ़ा दिया गया, सी को 20% बढ़ा दिया गया, तो ए के अंदर कितने परसेंट का चेंज आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब ये एडिशन वाली बात है, गुणा वाली बात है तो बात अलग है, जब ये एडिशन वाली बात है तो उस केस में हमें बी और सी का रेशियो चाहिए, जैसे मैं यहां पर बोल रहा था बी और सी का रेशियो चाहिए। ठीक है, अदरवाइज हम नहीं बता पाएंगे, एटलीस्ट हमें रेशियो चाहिए, या तो ही हम टोटल परसेंटेज चेंज बता पाएंगे, या फिर अगर दोनों के अंदर सेम चेंज हुआ है तो भले ही हमारे पास रेशियो ना हो, ए भी ओवरऑल 10% ही बढ़ेगा। तो क्लियर है यहां पर बात। अब आगे बढ़ता हूं मैं और इन चीजों के बारे में अगर थोड़ा सोचने का दिल करे तो सोचा करो, ये सोचने से ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ई इन ईयर्स 2000 एंड 2001 वॉज सेम, तो 2000 और 2001 में जो कंपनी ई का जो एक्सपेंडिचर है वो सेम था। ठीक है, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ द कंपनी इन द सेम ईयर। तो भाई कंपनी ई की बात चल रही है, तो मैंने मान लिया कि भाई इसका जो एक्सपेंडिचर था वो 2000 साल के अंदर 100 रुपये था और 2001 में भी 100 रुपये था, बिकॉज एक्सपेंडिचर सेम है। तो इनकी इनकम का रेशियो चाहिए ना कंपनी ई की। तो इन ईयर 2000 कंपनी ई का जो प्रॉफिट है वो कितना है, वो है भाई 45%, तो उसकी इनकम हो जाएगी 145। एक्सपेंडिचर 100 था तो इनकम 145, और 2001 में जो कंपनी का प्रॉफिट है वो है 55%, तो उसकी इनकम हो जाएगी 155। तो हमें इन दोनों इनकम का रेशियो चाहिए, एक्चुअल इनकम नहीं चाहिए। एक्चुअल इनकम होती तो कैसे बताते, सिर्फ रेशियो हम बता सकते हैं। तो मैं इसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 5 से ये 29 पर जाएगा, 5 से ये जाएगा भाई 31 पर, तो 29:31। ये 9:11 मत लगा देना, इनके प्रॉफिट्स का रेशियो हम उसने नहीं पूछा, उसका प्रॉफिट 45% और 55% होएगा सेम वैल्यू का, यहाँ पर उसने इनकम का रेशियो पूछा है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर अगर 100 था तो इनकम 145 रही है। ठीक है, द इनकम ऑफ कंपनी डी इन ईयर 2000 वाज ₹31 लाख। तो कंपनी डी की जो इनकम है 2000 के अंदर 31 लाख थी। तो देखो कंपनी का एक्सपेंडिचर होता है, फिर उसके ऊपर प्रॉफिट परसेंट होता है, फिर इनकम आती है। तो कंपनी डी की जो इनकम है वो कितनी है जी, 31। और अगर मैं परसेंटेज में देखूं कि भाई अगर 100 रुपये एक्सपेंडिचर था तो कंपनी डी का 2000 के अंदर प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 55%। तो 100 रुपये अगर मान लो एक्सपेंडिचर खुद का 100% है तो प्रॉफिट 55%, तो इनकम क्या हो गई 155%। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है व्हाट वाज द अर्नड प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट कितना है 55%। तो देखो भाई
155, इसकी इनकम 155% है, उसकी जगह पर 35 है यहाँ पर, ये ठीक है, 35 नहीं सॉरी ये 31 है, 31, तो उसकी इनकम क्या है 31। हाँ अब ये 31 है तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ऊपर वाला 5 गुना है, देखो ठीक है, ऊपर वाला क्या है 5 गुना 31 का। तो यहाँ पर ऐसी क्या वैल्यू हो जिसके ये ऊपर वाला 5 गुना हो, 11, यानी कि इसका प्रॉफिट है वो 11 लाख है। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अदरवाइज आप डायरेक्टली देख सकते हो कि भाई इसकी जो इनकम है वो 155% होगी, तो 155% की जगह पर क्या है 31, 1% की जगह पर क्या होएगा 31 डिवाइडेड बाई 155, तो 55%, फायदा 55% है, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो उसकी जगह पर क्या होएगा इंटू 55, 31 पांजे 5 11, तो आंसर अपना 11 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करिए जरा, इसको एक बार डाटा पढ़ो जरा। क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम्स सोल्ड इन क्विंटल्स एंड प्राइस पर केजी। कई आइटम है जो भाई क्विंटल्स, एक क्विंटल का क्या मतलब है, एक क्विंटल का मतलब है मेरे भाई 100 किलो, और एक टन का क्या मतलब है, एक टन का मतलब है 1000 किलो, 1000 केजी। क्लियर है, इस टन को मैट्रिक टन भी बोल देते हैं, मैट्रिक टन और टन बराबर चीज है। ठीक है, तो अब देखो कई आइटम बेचे गए हैं, उनकी क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम्स सोल्ड इन क्विंटल्स, कि कितने क्विंटल बेचे गए हैं। और यहाँ पे ये नॉर्मल तरह का ग्राफ नहीं है, ये नहीं है कि कोई नई चीज़ है, काफ़ी पहले से यूज़ हो रहा है, लेकिन नॉर्मल तरह का ग्राफ नहीं है। इसमें है क्या, देखो ध्यान से, नॉर्मली आपको ऐसे मिलता है ग्राफ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे मिलता है ना, यहाँ पर एक और एक्सिस है। देखो एक जगह बताया गया है, अगर मैं आइटम ए की बात करूं, आपको मैं दोनों चीज़ें बताता हूं। यहाँ पर दो चीज़ें गिवन है, एक तो कि भाई कितनी क्वांटिटी और कितना रेट है। अगर मैं आइटम ए की बात करूं तो उसका प्राइस कितना होएगा, प्राइस रिप्रेजेंट किया गया है ब्लू लाइन से, और इसको हमने पढ़ना है इस साइड। आपके एग्जाम में यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि भाई प्राइस पर केजी, यहाँ पर ऐसे, ये मैंने लिखा नहीं, आपके एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर आइटम ए का आपने प्राइस जानना है तो वो यहाँ से आप पढ़ोगे कि 15 और 20 के बीच में है, तो आइटम ए का प्राइस है 17.5 रुपीज़ पर केजी। और अगर आपको जानना है आइटम ए की क्वांटिटी, कि भाई कितनी क्वांटिटी में आइटम ए को बेचा गया है, तो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है ये ऑरेंज कलर की लाइन, और यहाँ पर आपके एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा कि भाई क्वांटिटी इन क्विंटल्स। तो क्वांटिटी को यहाँ से आपने रीड करना है मेरे भाई। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर कलर सेम कर दिया है ताकि आप इसको डिकोड कर पाओ। ठीक है, तो क्वांटिटी यहाँ से ऐसे 10 क्विंटल मत बोलना, क्वांटिटी को आपने रीड करना है इस वाले एक्सिस से, यानी कि 20 क्विंटल, 20 क्विंटल यानी कि इंटू 100 करोगे तो 2000 किलो। ठीक है मेरे भाई, तो इसको ऐसे रीड करना है। बस एक बार आपको मैं ये दिखाना चाहता था कि इस तरह से भी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप पहली बार एग्जाम में देखते तो हो सकता है कि कंफ्यूज ना हो जाओ, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बस हमने ध्यान रखना है कि ब्लू लाइन के लिए हम यहाँ से रीड करेंगे डाटा, और ऑरेंज लाइन के लिए हम यहाँ से रीड करेंगे, और कुछ खास होएगा नहीं इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, what is the ratio between the total value of quantity sold for items E and F? इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, एक तो ये जो अपने 6 आइटम है, एक तो इनका प्राइस गिवन है पर केजी के हिसाब से कि भाई इनका रेट क्या है, और एक गिवन है इनकी क्वांटिटी कि भाई कितने बिके। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी जब आप करते हो, प्राइस पर केजी इंटू क्वांटिटी जब आप करते हो, तो आपको क्या मिलता है कि भाई टोटल कितनी वैल्यू की चीज़ बिकी। यानी कि मान लो दूध के पैकेट का रेट है 20 रुपये पर पैकेट, और 5 पैकेट बिके, 5 क्वांटिटी, तो पता लगा है ना कि टोटल 100 रुपये के पैकेट बिके हैं, 20 रेट है, 5 पैकेट बिके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी है, और ये जो बात कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर वो बात कर रहे हैं वैल्यू की, कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, मतलब जो भी क्वांटिटी बिकी है उसकी टोटल वैल्यू का रेशियो बताना है ई और एफ आर्टिकल के लिए। तो देखो हमने दो चीज़ों पर ध्यान देना है कि कितना आर्टिकल बिका, आर्टिकल कितना बिका और कितने रेट का था। तो आर्टिकल ई और एफ का रेशियो बताना है। तो आर्टिकल ई जो है अपना, इसका रेट कितना है, दो चीज़ें देखनी है ना कि उसका रेट कितना है, प्राइस कितना है इंटू क्वांटिटी। तो भाई इसका रेट कितना है, इसका रेट है यहाँ पर, ये ब्लू लाइन का इस साइड देखेंगे 15 रुपीज़ पर केजी, इंटू कितने क्विंटल बिका, ये इस साइड देखेंगे तो ये बिका है मेरे भाई 25 क्विंटल। तो बिकॉज हम दोनों रेशियो निकाल रहे हैं, रेशियो ही निकाल रहे हैं दोनों का,
तो केजी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप 100 से गुणा भी कर सकते हो क्विंटल को केजी में, पर रेशियो निकाल रहे हैं। अब एफ का देखते हैं। जो एफ है, एफ का प्राइस कितना है? एफ का प्राइस है मेरे भाई 10। और कितना बिका है ये एफ? ये एफ बिका है 30 और 40 के बीच में 35। तो यहां पर रेशियो निकाल रहे हैं तो बेसिक से क्विंटल में रखो। तो 5 तिये 5 दूनी 5 5 5 7, तो 5 तिये 15 7 दूनी 14, 15:14 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। द टोटल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी सोल्ड फॉर द आइटम सी। आइटम सी जो बेचा गया है उसकी टोटल जितनी वैल्यू में वो बेचा गया है, दैट इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी सोल्ड फॉर आइटम ई। आइटम ई जितने रुपए में बेचा है उसके कितने परसेंट है। चलिए, तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए ना, कि भाई चीज का प्राइस कितना है और क्वांटिटी कितनी है। और हमें सिर्फ ये देखना है कि एक चीज दूसरे की कितनी परसेंटेज है, तो सिर्फ रेशियो से काम चल जाएगा। क्विंटल को केजी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंपैरिजन करना है हमें, एक वैल्यू दूसरे की कितने परसेंटेज है ये बताना है। तो भाई आइटम सी का प्राइस कितना है? आइटम सी का प्राइस हो गया यहाँ पर 7.5। कितनी क्वांटिटी बिकी है आइटम सी की? तो आइटम सी की क्वांटिटी बिकी है भाई 40 और 50 के बीच में है 45। और आइटम ई जो है उसका प्राइस कितना है? उसका प्राइस है मेरे भाई 15। और कितनी क्वांटिटी बिकी है? और इसकी जो क्वांटिटी बिकी है वो है मेरे भाई 25। ठीक है। तो 7.5 का डबल है 15, 5 5 जा 5 9 जा, तो ये आ गया 9/10। तो 9 इज व्हाट परसेंट ऑफ 10? ये देख के पता लग रहा है सीधा सीधा 90%। तो यहां पर अपना आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी। अब ये बताओ जरा, इफ क्वांटिटी सोल्ड फॉर आइटम डी increased by 50% and the price reduced by 10%, what was the total value of quantity sold for item D? देखो मैंने आपको परसेंटेज के अंदर एक चीज बताई थी ना, इफ A इज इक्वल टू बी इंटू सी, और आपको बताया जाए कि B जो है वो 10% बढ़ गया, C जो है वो 20% बढ़ गया, और आपको टोटल चेंज देखना है A के अंदर, तो आप क्या करते हो कि 1.1 इंटू 1.2 ऐसे कर देते हो। इससे आप क्या है, इससे आप टोटल परसेंटेज चेंज बता पाते हो, परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हुआ है। बस ये समझ आपको यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें परसेंटेज चेंज नहीं बताना है, यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, लेकिन इस चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अब देखो कि भाई टोटल जो वैल्यू है, वैल्यू किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि चीज़ का प्राइस कितना है इनटू कितनी क्वांटिटी में चीज़ को बेचा गया है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, इफ द क्वांटिटी सोल्ड फॉर आइटम डी इंक्रीज बाय 50%, जो क्वांटिटी सोल्ड है वो 50% बढ़ गई, और प्राइस जो है प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%, जो प्राइस है 10% घट गया, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी सोल्ड फॉर आइटम डी। आइटम डी के लिए जो भी ये चीज सोल्ड हुई है, जितने भी रुपए में बिकी है चीज, उसकी नेट कितनी वैल्यू है। तो देखो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, पहले इसका प्राइस कितना था आइटम डी का? आइटम डी का पहले प्राइस था मेरे भाई 12.5। तो अब जो प्राइस है वो 10% कम हो गया। तो आपको प्राइस को 10% कम करने की जरूरत नहीं है, प्राइस को 10% मत कम करिएगा। ठीक है, कि भाई पहले कितनी क्वांटिटी बिक रही थी आइटम डी की? पहले क्वांटिटी बिक रही थी भाई 40। तो अब आप बताओ कि इस 40 को मैं 50% बढ़ा दूंगा, ऐसे मत बढ़ाना। यही चीज तो मैंने आपको बताई थी कि इफ ए इज इक्वल टू बी इंटू सी, तो b इंटू सी की पहले जो भी वैल्यू थी, मान लो b 10% बढ़ा है और c 20% बढ़ा है, तो b और c की पहली जो वैल्यू थी, जितनी भी रही हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, उससे b के कारण 11/10 गुना हो गई और c के कारण 120/10 गुना हो गई, 120/100 गुना। ठीक है, तो यहां पर हम क्या रखेंगे, ऐसे प्राइस को घटाना और क्वांटिटी को मत बढ़ाना। जब ये चेंज आया प्राइस और क्वांटिटी में, उससे पहले प्राइस कितना था? उससे पहले प्राइस था 12.5। क्वांटिटी कितनी थी? क्वांटिटी थी 40। ये थी, इस चेंज से पहले ये थी वैल्यू। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो क्वांटिटी सोल्ड है उसको 50% इंक्रीज कर दिया। तो बस 50% इंक्रीज मतलब कि 150/100 यानी कि 3/2। ये लो, जो प्राइस के इंक्रीमेंट का जो चेंज है वो मैंने लगा दिया ना, क्वांटिटी के इंक्रीमेंट का चेंज। उसके बाद जो प्राइस है वो 10% कम हो गया, ये लो 9/10। तो दोनों चेंजेस को मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया ना, कि पहले जो वैल्यू थी वो ऐसी रही और ये जो दोनों चेंज आए उसके कारण ये चेंजेस आए। अब ये नेट देख लो, इतनी वैल्यू में आइटम डी बिका होगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फिर। ठीक है, तो चलो भाई ये आ जाएगा अपना नीचे 10, तो 0 से 0 गया, देन 2 से 2 गया, 2 5 जा, देन 5 25 जा।
तो 9 तिये 27, 25 इंटू 27 कितना हो जाएगा 675। और एक और चीज़ की कमी रह गई कि यहाँ पर जो क्वांटिटी थी वो क्विंटल्स में थी, उन क्विंटल्स को हम केजी में कन्वर्ट करना भूल गए, तो इंटू 100 कर लो, तो इसके आगे 2 जीरो और आएंगी, तो 675 के आगे 2 जीरो, यानी कि आंसर इज ऑप्शन डी। जो क्वांटिटी है ना वो क्विंटल्स में थी और जो रेट है वो पर केजी है, तो क्वांटिटी को 100 गुना करना पड़ेगा। अब ये बताओ जरा उसी इक्वेशन के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड, इफ द प्राइस एज वेल एज द क्वांटिटी सोल्ड इज इंक्रीज्ड बाय 20% फॉर आइटम ए, कि आइटम ए के लिए जो प्राइस है और जो क्वांटिटी है दोनों को 20-20% बढ़ा दिया गया, तो अब वो ये बोल रहे हैं व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी सोल्ड फॉर आइटम ए। आइटम ए की जो टोटल वैल्यू, जितने वैल्यू में आइटम ए बिक रहा है वो अब कितना है। तो देखो पुरानी वाली वैल्यू आप निकाल सकते हो। पुरानी वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, पुरानी वाली मतलब पहले वाला प्राइस कितना है, पहले वाला प्राइस आइटम ए के लिए वो है जी 17.5, यानी कि ये कर दिया मैंने। और क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी है मेरे भाई इस साइड से देखेंगे उस साइड से मत देखना, 20 क्विंटल, यानी कि मैंने कर दिया 2000 केजी। तो ये पुरानी वाली वैल्यू है। अब चेंज क्या आया है कि प्राइस भी 6/5 गुना हो गया और क्वांटिटी भी 6/5 गुना हो गई। क्लियर है। अब ये हो गई नेट वैल्यू, जितने रुपए में आइटम ए टोटल बिक रहा है। तो 5 5 25, 25 7 175, 0 से 0 गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 2 जीरो मैंने एंड में रखी ली, तो भाई ये हो गया 7 दूनी 14 और 6 छिक्के 36, 14 छिक्के 84, 8 कैरी ओवर हो गया, 14 तिये 42 और 8, 5 0 4 के आगे 2 जीरो, मीन्स आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है। तो ये बताओ अब जरा, मजा आ जाएगा इक्वेशन करोगे तो। अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द एवरेज प्राइस पर केजी ऑफ ऑल द आइटम्स सोल्ड ऑफ टाइप ए बी एंड सी। जो टाइप ए बी और सी के जो आइटम बिके हैं इनका एवरेज प्राइस क्या रहा है, इन सारों का मिला के अगर हम देखें। तो ये करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लो मेरे पास मेरे भाई 10 किलो चावल हैं जिनका रेट है 15 रुपये पर केजी, और फिर मेरे पास 20 केजी चावल हैं जिनका रेट है 18 रुपये पर केजी। क्लियर है, 18 रुपये पर केजी। तो अगर मैं इन दोनों चावलों को मिक्स करूं, या फिर मैं ये बोलूं कि इन दोनों चावलों का, ये जो भाई दोनों तरह के चावल हो गए टाइप 1 के टाइप 2 के, इनका एवरेज प्राइस क्या है, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन के अंदर जो वेटेड एवरेज का कंसेप्ट था उसे याद करो कि 10 केजी अलग तरह के चावल हैं, 20 केजी अलग तरह के चावल हैं, है ना, अलग अलग क्वांटिटी में चावलों को मिलाया गया, दोनों का रेट अलग अलग है। तो मैंने क्या बोला था, ये मैटर नहीं करता कि कौन सी टाइप के चावल कितने मिलाए, मैटर करता है कि किस रेशियो में मिलाए। तो ये मिलाए 10 किलो, ये मिलाए 20 किलो, तो किस रेशियो में मिलाए, 1:2 रेशियो में। हमेशा ये देखो कि क्वांटिटी, इनके रेट का रेशियो मत निकाल लेना, क्वांटिटी का। ये 10 किलो मिलाए, ये 20 किलो मिलाए, तो एक पार्ट मिलाया 15 केजी वालों का, प्लस 2 पार्ट मिलाए 18 केजी वालों का, कुल मिलाकर टोटल 1 + 2 कितने पार्ट हो गए, 3। तो पर पार्ट या पर केजी, अब जो इनको मिलाने के बाद जो रेट आएगा वो आपको पता लग गया। 18 दूनी 36, तो 12 और 5 17 रुपये पर केजी हो जाएगा, नेट प्राइस होएगा। क्लियर है। तो यही चीज यहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर हो क्या रहा है, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि ये जो आपने ए बी और सी ये जो आइटम्स बेचे हैं, क्योंकि भाई ये तीनों आइटम जो हैं ये अलग अलग रेट के हैं। जो आइटम ए है उसका प्राइस ये रहा 17.5, आइटम बी का प्राइस ये रहा 10 रुपये, आइटम सी का प्राइस ये रहा 7.5 रुपये। और ये बराबर नहीं है कि ये वाला 10 किलो बेचा गया तो वो भी 10 किलो, वो भी 10 किलो, नहीं, ये तीनों अलग अलग मात्रा में बेचे गए, तो इनका प्राइस आपको वेटेड एवरेज से निकालना पड़ेगा। देखो आइटम ए बी और सी दो चीजें हैं, एक तो है भाई प्राइस और एक है मेरे भाई क्वांटिटी। तो प्राइस क्या है आइटम ए का, आइटम ए का प्राइस है 17.5 रुपये पर केजी, आइटम बी का प्राइस है मेरे भाई 10 रुपये पर केजी, और आइटम सी का प्राइस है 7.5 रुपये पर केजी। तो ये तो प्राइस है, हमें प्राइस का रेशियो नहीं निकालना, ये बात भी ध्यान रखो। हम जो रेशियो निकालते हैं वो हम निकालते हैं क्वांटिटी का। क्लियर है, क्वांटिटी का रेशियो हम निकाल रहे होते हैं। तो जो आइटम ए है वो किस क्वांटिटी में मिलाया गया, आइटम ए किस क्वांटिटी में मतलब बेचा गया यहाँ पर, तो आइटम ए जो है भाई वो है अपना 20 क्विंटल। तो इसको मैं केजी में नहीं निकालूंगा। केजी में मैं क्यों नहीं निकालूंगा, क्योंकि
एग्जैक्टली कितने किलो मिलाया गया है ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है किस रेशियो में तीनों आइटम्स मिलाए गए, वेटेड एवरेज। ठीक है, तो जो आइटम बी है वो कितना मिलाया गया, वो 30 क्विंटल बेचा गया भाई इस रेट पर। और जो आइटम सी है वो कितना बेचा गया, वो बेचा गया मेरे भाई 45 केजी 45 क्विंटल इस रेट पर। तो हमें बस इनका रेशियो देखना है कि किस रेशियो में तीन आइटम मिलाए गए। ये 20 क्विंटल है, ये 30 क्विंटल है, 45 क्विंटल है। तो 5 से कैंसिल आउट कराऊँ, 5 चौके 5 छिक्के 5 निम्मे। अब मैं 4 इंटू दिस करूंगा, 6 इंटू दिस करूंगा, 9 इंटू दिस करूंगा और डिवाइडेड बाई क्या करूंगा, 4 + 6 + 9 19 करूंगा। तो 4 इंटू 17.5, 17.5 का डबल 34, 34 का डबल 68, 6 इंटू 10 60, 9 इंटू 7.5 तो 9 साते होता है 63 और 9 इंटू 0.5 मतलब 9 इंटू हाफ 9 का आधा 4.5 तो ये हो जाएगा 67.5। तो अब नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो तीनों जगह 60 है, 6 6 6 तो 3 बार 60 हो गया 180 और 8 और 7 15, 180 और 15 195.5 डिवाइडेड बाई 19। अब ऊपर जो 190 है वो तो सीधा 2.5 पर चला जाएगा, 19 10 जा 190 तो ऊपर बचेगा 5.5 बाई 19। तो 10 पॉइंट समथिंग इसका रेट होगा, इतने रुपए पर केजी इनका जो एवरेज प्राइस होगा। तो यहां पर हमें ऑप्शन ई मिल गया है 10.3। क्लियर है? अगर थोड़ा सा और इसके बारे में सोचना है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, मेरी बातों को दोबारा से सुन लो। ठीक है, अब मैं आपको मिलता हूं कंसेप्ट लेक्चर 3 टाइम टेकिंग डीआई के अंदर।